हेलो, गुड मॉर्निंग। हर्ष भारत से सबका स्वागत है। मोस्ट वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ दिस न्यू एकेडमिक ईयर। सबका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। आज हम सोशल साइंस में फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लोर करेंगे, उसकी सारी डिटेल्स को खींच के बाहर निकालेंगे। उसमें जो कुछ भी है जो एग्जाम में पूछा जाने वाला है, पूछा जा सकता है, पूछा गया है, वो सारी चीजों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले तो किस तरह की जर्नी होगी इस साल में वो मैं बता दूंगा आपको। 2026 आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए जो सारी चीजें एसएस में है वो सारी मैं खींच के आपको बाहर निकाल के दूंगा। फर्स्ट सारे चैप्टर्स 23 चैप्टर्स है, सबके सब चैप्टर्स इन डिटेल में पढ़ाऊंगा, इन शॉर्ट भी पढ़ाऊंगा। और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। 2 मार्कर क्वेश्चंस भी खींच के बाहर निकालेंगे, 3 मार्कर, 4 मार्कर। कैसे पेपर लिखेंगे, कैसे पेपर लिखना चाहिए, टॉपर्स कैसे बना जा सकता है, सारी की सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। गुजराती के लिए अगला एक लेक्चर गया 5 बजे, उसमें देख लो आप। ठीक है। सो वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा, कहूंगा। ठीक है। हर एक चैप्टर के कितने मार्क्स होंगे, मार्किंग वैल्यू, ग्रेडिंग वैल्यू, वो सारी मैं बताऊंगा। और सारे के सारे चैप्टर्स आपकी 3 एग्जाम्स आती है। फर्स्ट एग्जाम जो जन्माष्टमी के आसपास आती है, और दूसरी एग्जाम प्री बोर्ड एग्जाम होती है तो तब, और फाइनल एनुअल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। तीनों के समय हम शॉर्ट में रिवीजन करेंगे, रिवीजन की पूरी छड़ी लगा देंगे। ठीक है। सब कुछ समझाऊंगा, सारे के सारे चैप्टर्स लाइव आएंगे, एक भी चैप्टर छूटेगा नहीं, सारा शॉर्ट रिवीजन लाइव आएगा, सारे डाउट्स लाइव सॉल्व होंगे, सब कुछ होगा। बस आप बने रहिए मेरे साथ, जर्नी पूरी होगी। जितने भी लेक्चर्स है वो लाइव आएंगे, लाइव का टाइम टेबल आपको मिलेगा जैसे ही वेकेशन ओपन होगा। ये अभी जो ड्यूरिंग वेकेशन है वो टाइम अलग हो सकता है, उस समय पे लेक्चर के टाइम आपको मतलब पहले ही बता दिए जाएंगे, पर एक बार टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा उसके बाद उसी टाइम पे सारे लेक्चर्स आएंगे। ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं आज पहला लेक्चर जो काफी इंप्रूव्ड है। आपने मेरे पहले के लेक्चर्स भी है यूट्यूब पे, उससे कई सारे इंप्रूव्ड लेक्चर ये होगा। मतलब उस सारे मतलब वहां तक का एक्सपीरियंस वहां तक रुका हुआ होगा, उसके बाद का जो एक्सपीरियंस है वो इसमें ऐड होगा। बराबर है। एप्लीकेशन है मेरी हर्ष बार से, उसमें सारे के सारे चैप्टर्स अभी समझाए हुए, लास्ट ईयर के, उसके अगले ईयर के, उसके अगले ईयर के, वो सारा कुछ समझाए हुए हैं। शॉर्ट रिवीजन भी है। इसके नोट्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, एनालिटिकल मटेरियल चाहिए तो यू हैव टू बाय, यू हैव टू परचेस द कोर्स। वो यहाँ पे फ्री में नहीं है, एप्लीकेशन में है। उसकी सारी जानकारी एप्लीकेशन में दी हुई है। 1500 जैसी कुछ प्राइस है, नथिंग इज। 1 साल के लिए इतनी प्राइस तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। सो चलो शुरू करते। एप्लीकेशन में सब कुछ लाइव जाएगा, यूट्यूब में लाइव आ सकता है पर लाइव के बाद शायद वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा, पर एप्लीकेशन में अनलिमिटेड। रेडी गाइस? चलो। हेरिटेज ऑफ इंडिया, इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अस, इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अस। टोटल हेरिटेज के 7 चैप्टर्स है। टोटल हेरिटेज के कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर्स है हेरिटेज। 1 2 3 4 5 6 7 सीरीज में ही है, सब में हेरिटेज ही पढ़ेंगे हम, राइट। और एक बात खास, दिसंबर से पहले पहले कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन का अटैक होगा। मेरा यही टारगेट है कि यू विल गेट 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स इन एसएस। उसके लिए मुझे जो भी करना होगा ना, आई विल सेक्रीफाइस, टाइम सेक्रीफाइस करना होगा, रिसर्च सेक्रीफाइस करना होगा, सब कुछ करूंगा, पर छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। सो ये स्पेशली आपके बोर्ड 2026 के लिए है। फूल जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, सुपर जाएंगे। चलो। और जो भी मटेरियल मैंने बनाया है अपने दिलो दिमाग लगा के बनाया है, भगवान की कृपा से। दिस इज ओनली माई प्रॉपर्टी, कहीं से भी उठाया नहीं है।
आप सबको स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैं बनाता हूँ सब कुछ। सो इस साल 2026 बोर्ड को ध्यान में रखते हुए नया मटेरियल बनता जाएगा जो आपको मिलना है एप्लीकेशन में, राइट। चलो सबसे पहले मार्किंग स्कीम समझ लेते हैं चैप्टर 1 की। किसकी? चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 जो है हेरिटेज ऑफ इंडिया, वो चैप्टर टोटल 3 मार्क का भी है और टोटल 5 मार्क का भी है। कैसे? सेक्शन ए में तो 1 मार्क का मैच द पेयर आता है दोनों साइड। सेक्शन ए जैसा ही ओपन होगा बोर्ड की एग्जाम में, प्री बोर्ड की एग्जाम में, उसमें मैच द पेयर में फर्स्ट क्वेश्चन सीधा इस चैप्टर से होगा, सीधा इस समय पे होगा, राइट। दूसरा सेक्शन बी में भी, सेक्शन बी में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वेश्चन चैप्टर 1 से होंगे। यदि दोनों अटेम्प्ट कर लेते हो, जनरल ऑप्शंस देते हैं, दोनों अटेम्प्ट कर लेते हो, देन आपको 4 मार्क मिल रहे हैं और एक सेक्शन ए का मार्क, टोटल हो गए 5। एक ही अटेम्प्ट किया तो 3 मार्क आ गई। मार्किंग स्कीम समझ में आपको, राइट है? ओके, गुड। ओके, सो लेट्स गो। अब चैप्टर में जाते हैं, एंटर होते हैं। कहां से 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहां से 2-2 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सारी कुछ जानकारी इस चैप्टर के साथ साथ जाएगी। ओके, इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर एंड विजडम। यहां से कुछ नहीं आता। एंशिएंट कल्चर, हमारा कल्चर बहुत ही पुराना है। कई सारे कंट्रीज के कल्चर जो बहुत ही पुराने हैं, उसका विजडम भी बहुत ही पुराना है। पर हमारा कल्चर पुराना है, उसका प्रूफ वहां से जो शुरू होता है, उसका प्रूफ कहां से मिलता है? तो मिलता है विष्णु पुराण से। कहां से? विष्णु पुराण। इट इज अ स्क्रिप्चर, एक ग्रंथ है, भारतीय ग्रंथ है, इंडियन स्क्रिप्चर है। उसमें क्या लिखा है? उसमें संस्कृत में एक चीज लिखी है। क्या? उत्तर में समुद्र से हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तदा तद भारतम नाम भारतीय संतति। इसका मतलब क्या हुआ? जो जमीन, लैंड मतलब जो जमीन नॉर्थ ऑफ द ओशन, जो समुद्र है, मैं आपको बता देता हूं यहां पे पिक्चर में। देखो, नॉर्थ ऑफ द ओशन, ये ओशन है, ये भी ओशन है। ओशन से जो ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की ओर है जो जमीन, एंड साउथ ऑफ द हिमालय, ये हिमालय है पूरा, उसके साउथ में, मतलब ये उसका पूरा साउथ हो गया, ये समुद्र का पूरा ओशन का पूरा नॉर्थ हो गया। उसके बीच की जो ये जमीन है, उसके बीच की जो ये जमीन है, उसे कहा जाता है भारत। क्या कहा जाता है? भारत। क्या कहा जाता है? भारत। ठीक है। और जो लोग यहाँ रहते हैं, द पीपल लिविंग हियर आर कॉल्ड भारती। भारती मतलब इंडियंस, जो भी रहते हैं, whoever they are, no care। हिमालय के नीचे रहते हैं, समंदर के ऊपर की जमीन में जो रहते हैं, दे आर, द प्लेस इज कॉल्ड भारत, द रेसिडेंट्स आर कॉल्ड भारतीय, इंडियंस। और जो संस्कृत में सेरेमनीज होती है, मतलब हमारी अलग अलग सेरेमनीज में, रिलीजियस सेरेमनीज होती है, उसमें जो बुद्धे होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो कई सारे ऐसे रिजोल्यूशन मतलब संकल्प कराते हैं। उसमें जो भारत देश का नाम आता है वो इंडिया नहीं आता है, भारत भी नहीं आता है, तो 4 अलग अलग नाम आते हैं। एक भारतवर्ष आता है, एक भरतखंड आता है, एक जम्बूद्वीप आता है, एक आर्यव्रत आता है। मैं आपको 2 एंगल से सिखा रहा हूँ। एक एंगल ये है कि आपकी स्कूल्स के एग्जाम में कई सारी ये यूनिट टेस्ट होंगी, फर्स्ट टर्म एग्जाम होंगी, उसमें ये चैप्टर सिर्फ 3 या 5 मार्क का नहीं आता, उसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से पूछेंगे। तो कहाँ से ऑब्जेक्टिव्स पूछेंगे मैं आपको बता देता हूँ कि जब रिजोल्यूशन संकल्प लिया जाता है, तब उसमें भारत का कौन सा नाम लिया जाता है। 4 ऑप्शन देंगे, एक ऑप्शन गलत होगा। भाई आप, मेरी आवाज सबको सही आ रही है, सबको सही आ रही है। आप अपना वॉल्यूम बढ़ाओ, कुछ भी करो, मैं इससे ज्यादा तेज नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है डियर, प्लीज
हाँ, यदि नई आवाज आती तो सब यहाँ पे कमेंट की जड़ी लगा देते, नहीं आ रही है आवाज, नहीं आ रही है। जो देखो आंसर आया ना किसी का, यस सर, क्लियर वॉइस। तो इसमें से एक ऑप्शन निकाल सकते हैं वो और अपना ऑप्शन डाल सकते हैं, ठीक है। सो माइंड वेल देयर। दूसरा, इंडिया इज गिफ्टेड विथ नेचुरल बॉर्डर्स। इंडिया के मोस्टली चारों ओर, पाकिस्तान को छोड़, मोस्टली चारों ओर नेचुरल बॉर्डर्स है। कैसे नेचुरल बॉर्डर्स है? देखो, नॉर्थ में हिमालय है, यहां पे नॉर्थ में हिमालय है, ईस्ट वेस्ट और साउथ में समंदर है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशन है, ये अरेबियन समंदर है, ये तीनों ओर समंदर है। दिस इज नेचुरल बाउंड्री, दिस इज हिमालय इज ऑल्सो नेचुरल बाउंड्री। यहां पे एक एड़ा आ गया है। जय स्वामीनारायण, वाहेगुरु। आया समझ में? पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज केम टू इंडिया। देखो, नेचुरल बाउंड्री है तब भी, हिमालय है तब भी, हमारा कल्चर बहुत ही प्राचीन, बहुत ही एंशिएंट है, विजडम से भरा है तब भी। इसीलिए फॉरेन की कई सारी ट्राइब्स इंडिया में आई। कौन कौन सी ट्राइब आई? क्लास 9 में आपने चैप्टर 1 में ही पढ़ लिया। क्यों आए वो चैप्टर 1 में फर्स्ट पेज में पढ़ लिया, राइट? क्यों आए थे वो? ट्रेडिंग करने के लिए आए थे, मतलब बिजनेस पर्पस था। उसके स्पाइसेस जो इस्तांबुल से आ रहे थे वाया लैंड रूट, वहां पे टर्किश मुस्लिमों ने हमला बोल दिया, खत्म कर दिया लैंड रूट। मसाले जो आ रहे थे, स्पाइसेस जो आ रहे थे, उसके बिना तो वो रह नहीं सकते थे। इंडियन स्पाइसेस थे, ढूंढते ढूंढते आए थे। हम उसे बुलाने नहीं गए थे कि भाई आओ, हमारे देश गरीब है, आ जाओ भाई। बेच की प्राइस 1500 के आसपास, आओ यार कुछ करो हमारा। नहीं नहीं नहीं, दे केम, दे ट्राइड। कोलंबस तो अमेरिका पहुंच गया, ढूंढ लिया मैंने इंडिया। पे इंडिया नहीं है ये, वास्को दी गामा आया, ट्रेड करने के लिए आया। पहले तो मसाले का ट्रेड करने के लिए आए थे, फिर लगा कि यहाँ पे तो यार प्रॉस्पेरिटी बहुत ही है, पैसा बहुत मिलेगा, फिर सेटल हो गए। एंड इंडियन कल्चर के साथ दे मिक्स्ड, अपना कल्चर मिक्स कर दिया। तो उसका रिजल्ट क्या आया? ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ देयर कल्चर टू अस, आवर कल्चर टू देम, हमारा कल्चर जो है वो ग्रीव हो गया, prosperous हुआ। So our heritage keeps passing from one generation to another, generation to generation heritage pass होता है। जो भी चीजें हमारे पूर्वज बना के गए, वो अपनी नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को सौंपते हैं, भाई इसे ध्यान में रखना, इसे ध्यान में रखना, इसको बनाए रखना, इसे मेंटेन करना। फिर वो जनरेशन अगली जनरेशन को देता है। ऐसे ही ताजमहल और कई सारे मंदिर और कई सारी चीजें, कुतुब मीनार, ऐसे ही जनरेशन आया है। ठीक है, अब इंडिया का लोकेशन देख लो, एकदम इजी है। क्लास 9 में हमने पढ़ लिया लोकेशन वगैरह, 2 चैप्टर पढ़े थे पूरे। एंशिएंट टाइम में इंडिया बहुत ही वास्ट, मतलब आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वो सब इंडिया ही कहलाता, पर अब वो अलग अलग पार्ट हो गए। बच्चे के बच्चे हो गए, उसके भी बच्चे हो गए। सो अभी के समय में वर्ल्ड में इंडिया 7th इन एरिया, 2nd इन पॉपुलेशन। 7th इन एरिया, 2nd इन पॉपुलेशन। दिस इज वेरी क्लियर, इसमें याद रखने जैसा कुछ भी नहीं है, एकदम याद रह जाता है। फिर है एक 2 मार्क का क्वेश्चन यहां से आ सकता है, 2 मार्कर क्वेश्चन। इंडिया हैज रिच एंड वेरिड हेरिटेज, स्टेट रीजंस, गिव रीजंस। रिच एंड वेरिड हेरिटेज, रिच मतलब बहुत ही समृद्ध, वेरिड मतलब अलग अलग भाषाएं यहाँ है, अलग अलग मंदिर यहाँ है, अलग अलग चीजें हैं, बहुत ही सारी वैरायटी है, उसे कहते हैं वेरिड। देखो, आवर मदरलैंड हैज ब्लेस्ड अस, बहुत ही आशीर्वाद बख्शा है। कैसे? एंड द वर्ल्ड, दुनिया को क्या दिया है हमने? रिच एंड वेरिड हेरिटेज दिया है। एक ही चीज हमने नहीं दी, सिर्फ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ही इंडिया ने वर्ल्ड को दिए, नहीं, साइंस भी सिखाया, आर्यभट्ट हुआ, मैथमेटिक्स भी सिखाया, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी भी सिखाई, फिजिक्स भी सिखाया हमने, केमिस्ट्री सिखाई, सब कुछ, ग्रेविटेशनल लॉस भी हमने सिखाया है। वो चैप्टर
5th में आएंगे सारी कुछ चीजें, वो सारी चीजें हमने दी। अरे आर्किटेक्चर हमने सिखाया है। सो ये वेरिड हेरिटेज है, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने नहीं सिखाई उन लोगों को, पर हमने कभी वैल्यू नहीं की ना। देखो, इंडियन कल्चर हैज ऑलवेज बीन, हमारा कल्चर जो है हमेशा दो चीजों के आसपास घूमता था, दो चीजों के आसपास, एक ट्रेड ओरिएंटेड, दूसरा पीस लविंग। हम ट्रेडिंग करना ही जानते थे पहले से, और जो बंदा ट्रेडिंग जानता हो ना, जिसे ट्रेडिंग करना हो, बिजनेस करना हो ना, वो बंदा पीस लविंग ही होगा। शांति बनाए रखो भाई, झगड़ा मत करो, तभी धंधा चलेगा। यदि झगड़ा हो गया तो धंधा निपट जाएगा। ये वास्को दी गामा आया उससे पहले, वास्को दी गामा तो केप ऑफ होप, मतलब केप टाउन आज का जो अफ्रीका है उसका जो मेन सिटी है, वहां तक ही पहुंचा था। वहां से इंडियन सेलर्स उसे यहां लेके आए थे, वरना वो तो ब्राउन घूम के कहीं और चला जाता। पीस लविंग थे, उससे पहले भी हम ट्रेडिंग करते थे, बिजनेस करते थे, राइट। सो हमारे कल्चर से तीन चीजें रियलाइज होती है। एक मार्क का सवाल आपकी यूनिट टेस्ट, आपकी फर्स्ट टर्म एग्जाम में आ सकता है। व्हाट आर रियलाइज्ड फ्रॉम इंडियन कल्चर, ये सवाल हो सकता है। व्हाट आर रियलाइज्ड फ्रॉम इंडियन कल्चर, तीन चीजें, सत चित आनंद। सत मतलब ट्रूथ, चित मतलब नॉलेज, और फिर दूसरा भी मीनिंग हो सकता है उसका, वो है जागरूकता, और तीसरा है आनंद। आनंद मतलब हैप्पीनेस, ब्लिस। समझते हैं इसे। Along with this, India's culture grew through natural mutual exchanges with the country's cultures, and then they came and settled here. जो यहाँ आए, सेटल हो गए, रह गए, उसका कल्चर हमारे कल्चर के साथ मिक्स हुआ, हमारा कल्चर उसके कल्चर के साथ मिक्स हुआ, दोनों मिक्सचिंग में हमारा कल्चर ज्यादा इम्प्रूव हुआ। सो ये सारे जो कल्चर्स थे वो एक्सेप्ट हुए, एडमायर्ड हुए। देखो, दो चीजें पूरी दुनिया ने एडमायर करी और एक्सेप्ट करी, दो चीजें, एक नॉन वायलेंस और एक पीस, जो दोनों इंडिया की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज इंडिया की है, जो पूरे वर्ल्ड ने उसे सराहा, एक्सेप्ट किया। नॉन वायलेंस एंड पीस, फादर ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस इज गांधी जी। दुनिया के कोई भी देश में जाओगे, गांधी जी का स्टेच्यू मिलेगा आपको, कोई ना कोई रोड का नाम भी गांधी रोड मिलेगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम जो गांधी को गाली देते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग भी एड़े हैं जो गांधी जी को स्टेच्यू बना के रखते हैं। उसके जो मतलब सब एड़े हैं, हम सही है, गांधी जी को नहीं रखना चाहिए। वर्ल्ड रिस्पेक्ट है दो चीजों को। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें भाई, किसकी बात करें? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर 2 में इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन वहां से लेकर मतलब 5000 साल पहले से लेकर आज तक, ये 50 साल पहले की बात नहीं है, 100 साल पहले की बात नहीं है, 5000 साल पहले का पुराना ही इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली क्यों? इंडस मतलब इंडस रिवर, जिसे सिंधु रिवर भी कहा जाता है। उसकी वैली मतलब उसके किनारे जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यता, जो लोग रहते थे, वहां से डेवलप हुए, आगे बढ़े, इसीलिए उस सिविलाइजेशन का नाम रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। तब से लेकर आज तक मतलब टुडे इज 26 अप्रैल, आज आप जिंदा है, मैं जिंदा हूं। क्या हुआ आज तक? पीपल हैव एनरिच इंडिया। इंडिया को एनरिच करने में, समृद्ध बनाने में, प्रॉस्पर बनाने में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है लोगों ने। खुद तो समृद्ध हुए पर इनको भी छोड़ा। कौन कौन लोग? इंटेलिजेंसी से, अपनी एबिलिटी से, अपनी टैलेंट, अपनी स्किल से, जो भी इंटेलिजेंसी थी, जो भी एबिलिटीज थी, जो भी टैलेंट था, जो भी स्किल्स थी। लोग अच्छा आर्किटेक्चर जानते थे तो कई सारा मंदिर बनाए, ताजमहल बनाया, कुतुब मीनार बनाया। जो भी एबिलिटीज थी, पाटन पटोड़ा, दे आर वेरी फेमस 850 ईयर्स अगो। चैप्टर 2-3 में आएंगे सब कुछ। जो भी स्किल थी बनाने की, ये ऐसे तो बंदे नहीं, एक ही पत्थर से कई सारे मंदिर बनाए हुए, एक ही पत्थर, सिंगल रॉक। वो वहां तो मिलता नहीं होगा, कहीं दूर से लाते होंगे, तो कैसे लाते होंगे? और टूट गया, इसे कार्विंग करने में कितना मेहनत, मतलब एकदम माइक्रो कार्विंग करते हैं। यहाँ अहमदाबाद में सीधी सैयद की ग्रिल है, तो वो एबिलिटी, स्किल है, उससे ही उसने सब कुछ बनाया और हमें दिया। दैट इज अ गिफ्ट। सो काउंटलेस पीपल, जैसे कि बड़े बड़े स्कॉलर्स हुए,
थिंकर्स, आर्टिस्ट, आर्टिसंस मतलब कलाकार, सेजेस मतलब साधु, ऋषि मुनि, सेंट्स हुए, साइंटिस्ट हुए, हिस्टोरियंस हुए, इन सब ने इंडिया को ग्रो करने में हेल्प की, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। जो भी अपने पास था वो इंडिया को दिया, राइट। सो अब 1 मार्क का सवाल यहां आ सकता है, दिस इज 1 मार्कर क्वेश्चन, स्कूल्स की एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है, दैट इज व्हाट इज कल्चर। एक ही लाइन में इसकी डेफिनेशन है, एक ही लाइन में। क्या? पहले डिटेल में डेफिनेशन देखते हैं, फिर एक ही लाइन वाली। कल्चर इज अ टोटल ऑफ, इतने सारे चीजों का आप टोटल करो तो इसका मतलब कल्चर। आपकी हैबिट्स, आपकी वैल्यू, आपकी कस्टम्स मतलब रीति रिवाज, आपकी ट्रेडिशन मतलब परंपरा, आपके आइडियल्स मतलब आपके आदर्श, इन सब का टोटल बनाओ। मतलब क्या? मतलब यही, ये सारी चीजें ह्यूमंस को गाइड करते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइफ ले जाने के लिए। आपके कई सारी ऐसी बुक्स भी है ना, 7 हाईएस्ट हैबिट्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंस्ड पीपल, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इन्फ्लुएंस्ड पीपल। ये दुनिया के बड़े रिचेस्ट लोग होते हैं ना, उसकी हैबिट्स ऐसी होती है। आप भी ऐसी हैबिट बना लो तो आपकी रिचेस्ट के लिस्ट में आ सकते हैं। उसके कस्टम्स, उसके रीति रिवाज, उसके आइडियल्स सब जानना चाहते हैं। सब कोहली को पूछना चाहते हैं, सब धोनी को पूछना चाहते हैं, सब रोहित शर्मा को, हार्दिक पांड्या को पूछना चाहते हैं, आपके आइडियल्स क्या है, आपके आदर्श क्या है, आप किसको गुरु मानते हो, आपकी हैबिट क्या है, आप किस रीति रिवाज में बिलीव करते हो, किस धर्म में बिलीव करते हो, वो सब जानना चाहते हैं, क्योंकि हाईएस्ट लेवल पे होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइफ है, दैट इज कल्चर। ये बड़ी डेफिनेशन है। छोटी वाली डेफिनेशन क्या है? कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ या वे ऑफ लिविंग लाइफ, वे ऑफ लाइफ या फिर वे ऑफ लिविंग लाइफ। मतलब आप जिस तरह से जीते हो वो आपका कल्चर है। आप सुबह उठ के सिगरेट या चलम या होका या बियर या दारू, उसके बिना मेरी आंखें नहीं खुलती है यार, तो दैट इज अ कल्चर ऑफ योर्स। पूजा पाठ करते हो, भगवान को मानते हो, दैट इज अ कल्चर ऑफ योर्स। सिंपल डेफिनेशन जो 1 मार्क में आती है, कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लिविंग लाइफ, वे ऑफ लाइफ। जिस तरह से आप जिंदगी जीते हो, दैट इज कल्चर, 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 दैट्स ऑल, फिनिश। आ रही बात समझ में? घुस रहा है दिमाग में? कल्चर में क्या क्या होता है? चेंजेस दैट हैपन इन, जो भी बदलाव होते हैं, जो परिवर्तन होता है, गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं चेंज इज नेचर ऑफ यूनिवर्स। जो बदलाव होते हैं पब्लिक लाइफ में, सोशल रूल्स में, रेगुलेशंस में, अलग अलग सोसाइटीज में, दैट इज कल्चर। हाँ, कल्चर अलग अलग होता है हर एक लोगों से लोग, पर्सन टू पर्सन नहीं, सोसाइटी टू सोसाइटी, स्टेट टू स्टेट, प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री, प्लेनेट टू प्लेनेट, यूनिवर्स टू यूनिवर्स। पर्सन टू पर्सन कल्चर अलग नहीं होता है, मोस्टली सेम होता है। पब्लिक लाइफ में बदलाव होता ही है। पहले हम देखते थे, हमें पता है कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम जाते थे पहले, जब छोटे हुआ करते थे, तो लोग एक दूसरे के साथ बातें किया करते थे, विंडोज के बाहर देखते थे सब कुछ। आज की पब्लिक लाइफ देखो, मेट्रो में जाते, ट्रेन में जाते, बस में जाते, अरे अपनी खुद की गाड़ी में फैमिली ही जा रहा है, सब अपने फोन में है। ये बदलाव आया पब्लिक लाइफ में, सीधी सी बात है। तो हमारा कल्चर अब बदल गया। पहले जो शादी की सेरेमनीज वगैरह होती थी, शादी की सेरेमनीज वगैरह जो भी सेरेमनीज होती थी, तो उसमें सेरेमनी करनी है, करनी चाहिए इसलिए करते थे। आज मोस्टली फोटो खींचवाने के लिए लोग घूमते हैं। फोटो नहीं खिंचवाया और घूम लिया तो उसे मूड खराब हो जाता है, यार फोटो नहीं खिंचवाया। पहले गिफ्ट देते थे तो एक दूसरे के सामने देखते थे, यार मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं स्पेशली, आई लव यू जान, मेरा दोस्त है, तू मेरा जिगर का टुकड़ा है, ये तेरे लिए मैं लाया हूं। और कोई बात नहीं होती थी, यही होता था, एक दूसरे का दिल एक्सचेंज होता था। अब गिफ्ट लाया, अरे फोटो अच्छे से खींचना बे, बोलो चीज। सो पूरा बदल गया सब कुछ यार, सोशल रूल्स बदल गए।
जो भी सेरेमनीज करवाते हैं उसमें जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें सब फोटो इज द मिडल पॉइंट। कहीं भी जाते यूं लिया सेल्फी, यूं लिया सेल्फी, और सीधा अपलोड नहीं किया तो भी मजा नहीं आता है। सो दिस इज कल्चर। अब कल्चर के बाद जाते हैं हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडियन हिस्ट्री इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। हजारों साल पुरानी हमारी हिस्ट्री हमें पता है। वी से इन द स्कूल प्लेज, अब तो नहीं कहते ना, टेक्स्ट बुक में पहले ही पन्ने के ऊपर, पहले के पन्ने के ऊपर प्लेज होती है। कभी पढ़ी भी नहीं होंगी, आया शायद आपने पढ़ी होंगी तो अच्छे बच्चे हैं आप। क्या होता है उसमें? इंडिया इज माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज। आई लव माई कंट्री। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसमें एक्सेप्ट में क्वेश्चन भी नहीं निकालना है, जो लिखा है बहुत ही सोच समझ कर लिखा है। लिखने वाला भी शादीशुदा होगा शायद, या भी नहीं होगा पता नहीं। व्हाट इज हेरिटेज? हेरिटेज क्या है? पहले बड़ी डेफिनेशन देख लेते फिर शॉर्ट में। हेरिटेज इज प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर मदरलैंड टू द होल वर्ल्ड अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। पीछे से पकड़ते हैं, पूंछ पकड़ते हैं। कैसे? मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये मिस्ट्री, ह्यूमन लाइफ की कौन सी मिस्ट्री है भाई? कैसे जीवन जिया जाता है? हाउ द रिलेशंस कैन बी मेंटेन्ड। ऐसे सबसे बड़े गुरु इंडिया में ही पैदा हुए, अभी भी है, आने वाले समय में भी होंगे। कई सारे बुक्स लिखे गए हैं लव के ऊपर, सैडनेस के ऊपर, मैरिड लाइफ के ऊपर। मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, कैसे जिया जाता है, कैसे एक दूसरे के साथ संबंध बनाए जाते हैं, रिलेशंस कैसे डेवलप किए जाते हैं, उसकी जो मिस्ट्रीज है, उसका जो रहस्य है, उसका पूरी दुनिया को गिफ्ट देना वो आसान गिफ्ट नहीं है, वो प्रेशियस गिफ्ट है। दैट इज हेरिटेज। वो अलग अलग फॉर्म में हमने दी है। कई बार हमने बता के दिया है कि दिस इज मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन लाइफ, कई बार बना के दिया है आर्किटेक्चर के फॉर्म में, कई बार लिख के दिया है। दैट इज, कई बार जीवन जीने के बाद हमने कहा है कि ऐसा जीवन होता है। दिस इज मिस्ट्री। भगवान श्री कृष्ण की जो गीता है वो मिस्ट्री है, वो हमने गिफ्ट दी है पूरे वर्ल्ड को कि ऐसे हमारे यहां हुआ है। आपके यहां पे एक भी ऐसी बुक बता नहीं है। सो हेरिटेज मीन्स शॉर्ट डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट डेफिनेशन। एक मार्क के लिए लिख के रख दो, आपकी बुक में लिख के रख दो। हेरिटेज मीन्स वैल्यूएबल गिफ्ट, आसान गिफ्ट, सामान्य गिफ्ट नहीं। वैल्यूएबल की जगह प्रेशियस गिफ्ट भी लिख सकते हो। वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स टू अस। फोर फादर्स मतलब चार बापा नहीं, हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज, मतलब हमारी पीढ़ी में आते वो ही नहीं। शिवाजी भी हमारे फोर फादर्स है, महाराणा प्रताप भी है, जबरचंद मेघाणी भी है, नरसिंह मेहता भी है, मीराबाई भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस भी है, भगत सिंह भी है। सारे हमारे पूर्वज है। उससे पहले भी कई सारे ऋषि मुनि हुए, वो भी हमारे पूर्वज है। उन लोगों के द्वारा हमें दी गई वैल्यूएबल गिफ्ट। शायद हम तो जिंदा नहीं थे गिफ्ट लेने के लिए, अच्छा गिफ्ट दे रहे हो, लाओ, ऐसे नहीं। सो a valuable gift from our forefathers to us, that is heritage. हेरिटेज के दो टाइप होते हैं, एक मार्क के लिए आ सकता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेरिटेज? नेम द टाइप्स ऑफ हेरिटेज, ये सभी सवाल आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम में, यूनिट एग्जाम में आपकी पूछा जा सकता है क्या। एक सवाल आता है सेक्शन ए में, 1 और 2 वर्ड्स में आंसर लिखो। How many types of heritage are there? There are 2 types. एक नेचुरल हेरिटेज, दूसरा कल्चरल हेरिटेज, तीसरा पानी पीने का टाइम। क्योंकि आधा घंटा हो गया पानी नहीं पिया, मर जाऊंगा, गला मेरा कुछ भी नहीं निकलेगा। अवेलेबल गिफ्ट फ्रॉम नेचर, नहीं नेचर नहीं भाई, फोर फादर्स। नेचर नहीं बेटे,
forefathers. नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज, हेरिटेज सेम ही है, कल्चर और नेचुरल दोनों के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है इसका रहस्य। सबसे पहले आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं मैं नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ना अमेरिका, ना अफ्रीका, ना चाइना, ना लूचीना, ना चीना, ना भूटान, ना नेपाल, ना बांग्लादेश, ना पाकिस्तान। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, 3 जने के बीच का जो क्लोज रिलेशन है भाई, 3 जने का ट्रायंगल का क्लोज रिलेशन, दैट इज नेचुरल हेरिटेज। एक नेचर, एक एनवायरमेंट और एक ह्यूमन लाइफ। नेचर, एनवायरमेंट, ह्यूमन लाइफ व्हेन मीट्स ट्रायो टुगेदर, उसका जो क्लोज रिलेशनशिप है, उसका जो रिजल्ट आता है, दैट इज नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, आसान एक डेफिनेशन है ये, एक मार्क के लिए आ सकती है। व्हाट इज नेचुरल हेरिटेज? मींस the result of close relation between nature, environment, human life. That's it. देखो भाई, मैं 15-16 साल से पढ़ा रहा हूँ, ब्रीफ में समझाना है, डिटेल में समझाना है, वो मुझे तय करने दो, मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर जाने दो। आपको फटाफट समझना है, मेरे कोर्स में जाओ, वहां पे इन शॉर्ट फटाफट सब कुछ समझाया है, वहां से आप समझ लो। ठीक है, हाँ, आपके जैसे फास्ट हर एक लोग नहीं होते ना। यहाँ पे पहले चैप्टर डिटेल में समझाया जाता है, समझ लिया, फिर उसे शॉर्ट में समझाया जाता है। सो लेट मी डू व्हाट आई एम डूइंग। चलो, क्लोज रिलेशन के बारे में पता चल गया। यप, अब इंडिया का नेचुरल हेरिटेज है ना, वो यूनिक है और वेरिड है। यूनिक मतलब क्यों यूनिक है? हमारा जैसा हेरिटेज किसी के पास नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर यूनिक। वेरिड मतलब क्यों है, तो कि अलग अलग, देखो हमारे पास एक ही कंट्री में डेजर्ट है, रिवर्स है, लैंडस्केप्स है, हिमालय है, वैलीज है, प्लेन ग्राउंड्स है, डेजर्ट्स भी है, सब कुछ है हमारे पास। दैट्स व्हाई वेरिड हेरिटेज। सिर्फ बर्फ ही बर्फ नहीं है, या सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट नहीं है, या सिर्फ जंगल ही जंगल नहीं है। एवरी वेराइटी, हर वेराइटी का मतलब है वेराइटी है हमारे पास सब कुछ। दैट इज थिंग वी हैव। वैली मीन्स, सीधी सी बात है यार, 2 पहाड़ है, उसके बीच की जो गहरी जगह है, दैट इज वैली। इन गुजराती से खीण कहा जाता है। देखो भाई, अभी मैं क्लास 10 एसएस पढ़ा रहा हूँ, मैं जीपीएससी के बारे में इस टाइम चर्चा नहीं कर सकता। ठीक है, उसके लिए अलग से पूछना, फोन कर देना मुझे। हाँ, वाइल्ड लाइफ नेचुरल हेरिटेज ही है, अभी आप देखो सब कुछ आएगा। हाँ, सब कुछ आएगा, डोंट वरी। देखो आया, देखो आया, देखो जयेश, क्या क्या इंक्लूड होता है नेचुरल हेरिटेज में? तो माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम्स, सीज, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लीव्स, इंसेक्ट, लैंडस्केप्स, मिनरल्स, वेजिटेशन, एनिमल्स एंड मैनी मोर। एवरीथिंग इज, जो नेचर से आता है वो नेचुरल हेरिटेज है, जिसे हम बनाने नहीं जाते हैं। हमारे पूर्वज भी जिसे बनाने नहीं गए थे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी जिसे बनाने नहीं जाएगी, वो नेचुरल हेरिटेज है। ठीक है, अब नेचुरल हेरिटेज की बात करें तो वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर। हम नेचर के बच्चे हैं। क्यों? बताओ, प्रूफ करो कि हम नेचर के बच्चे। क्योंकि 3 चीज हमें नेचर से मिलती है, और जो नेचर हमें देता है जिंदा रहने के लिए, उससे वो हमारे पेरेंट्स हुए। दैट्स व्हाई वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर। क्योंकि फूड नेचर से मिलता है, वाटर नेचर से मिलता है, फ्रेश एयर नेचर से मिलता है, और घर भी हमारा नेचर से बनता है। उसमें जो जो भी चीज होती है वो सारी नेचर से ही आती है। सीमेंट में रॉ मटेरियल नेचर से ही आता है, कोई फैक्ट्री में नहीं बनता है।
कुछ नेचर से ही आता है. That's why we are the children of nature. We treat nature with respect and faith. वो तो हम, this is a individual question कि हम नेचर को कैसे ट्रीट करते हैं. नेचर तो हमें अच्छे से ट्रीट करते हैं, पर हम क्या रिस्पेक्ट और फेथ से उसे ट्रीट करते हैं. अभी हैदराबाद की बात देखो आप, 400 एकड़ की जमीन है, जैसे सांड होते हैं ना, वैसे सांड की तरह जैसे भी बुलडोजर छोड़ दिए गए. काटो जंगल को, वहां के एनिमल्स भाग रहे थे, तड़प रहे थे. वो वीडियो, कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे. वो कह सकते हैं कि वी ट्रीट नेचर विद रिस्पेक्ट एंड फेथ? नॉट एट ऑल. करना चाहिए. स्टोरीज अब दो स्टोरीज की बात करें यहाँ पे. ये एक क्वेश्चन कई सारे स्कूल्स में, कई सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि हमारा डीप कनेक्शन नेचर के साथ है, उसका प्रूफ क्या है. हमारा नेचर के साथ डीप कनेक्शन है, उसका प्रूफ क्या है, कौन से ग्रंथ में लिखा है. दो स्टोरी बुक. एक है पंचतंत्र जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती है, और एक है जातक टेल्स. इसे कई लोग जटाका टेल्स भी कहते हैं. ये जटाका नहीं है, ये जातक टेल्स है. जातक टेल्स है जो बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करती है. ये पंचतंत्र जो है वो पंडित विष्णु शर्मा ने लिखी हुई बुक है. पंडित विष्णु शर्मा. इससे नेचर के साथ कनेक्शन कैसे हुआ सर? नेचर के साथ कनेक्शन कैसे हुआ? बताओ. इस दोनों बुक्स में सिमिलर चीज है. क्या? दोनों अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करती है, पर इसमें नेचर में आने वाले एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज, रिवर्स, स्ट्रीम्स, पहाड़, सब कुछ सब बोलते हैं, और सब में आखिरी मोरल ऑफ द स्टोरी होता है. इससे सीखने को ये मिलता है. जैसे कि आपने टोर्टोइज और रैबिट की स्टोरी सुनी है. दोनों रेस लगाते, भागते हैं, अंत में टोर्टोइज जीत जाता है. मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टेडी भागो, भले धीरे भागो, स्लो बट स्टेडी, ऐसा मोरल मिलता है. दोनों एक्चुअल में कहीं रेस थोड़ी ना लगाते हैं, उसे पता भी नहीं है रेस लगानी चाहिए कि नहीं. वो तो हमें पता है, वो हमारा संशोधन है. पर ये दिस इज द स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र. ऐसी ही स्टोरी होती है जातक टेल्स की. ये दोनों स्टोरी बुक में जो एनिमल्स, बर्ड्स, पहाड़, नदियां, पर्वत, वृक्ष सब कुछ बोलते हैं. इट मीन्स वी हैव अ डीप कनेक्शन विद द नेचर. These two books are the proof. और भी प्रूफ है. देखो ये जातक टेल की बुक है. जातक टेल में क्या आता है पता? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जिसमें भगवान बुद्ध एज ए एनिमल कुछ सिखाते हैं, एज ए ट्री बनकर कुछ सिखाते हैं, एज अ रिवर बनकर कुछ सिखाते हैं, एज अ बर्ड बनकर कुछ सिखाते हैं. अलग अलग फॉर्म में अवतार लेकर कुछ ना कुछ सिखाते हैं. That is the included in जातक टेल्स. ठीक है. फिर आता है क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक. क्लासिकल म्यूजिक तो हम जानते ही हैं. आप लिखो सिर्फ यूट्यूब में क्लासिकल म्यूजिक, अभी वो नाम मैं टाइम पे भूल जाता हूँ. वो क्लासिकल संगीत में सितार में जिसका बहुत ही बड़ा नाम है, मुझे अच्छा लगता है, शिव कैलाशों के वासी, जो वो गाते हैं अफलातून. नाम मैं भूल गया, आप ढूंढ लेना. शिव कैलाशों के वासी, उसमें एक बड़ा नाम है जिसका सितार में आते हैं. वो क्लासिकल म्यूजिक है. फोक म्यूजिक मतलब हमारा लोक संगीत. पधारो मारे देश रे ना, जुबिन नौटियाल नहीं. अभी मैं सर्च करके आपको दे सकता हूँ कि कौन सा नाम है. सितार, ऋषभ रिखीराम शर्मा. आया नाम, आया नाम. ऋषभ रिखीराम शर्मा. ऋषभ शर्मा आप देखना, कैलाशों के वासी उसका सुनना लाइव कॉन्सर्ट में. अफलातून खो जाओगे. दैट इज क्लासिकल म्यूजिक. अलग अलग राग है हमारे पास जो बेस्ड ऑन प्रहर, अलग अलग टाइम पे गाए जाने वाले राग है. जैसे कि मॉर्निंग में प्रभाती ही गाया जाता है. ये वेस्टर्न कल्चर में है ही नहीं. वहां पे तो एक ही म्यूजिक है सबके पास. सुबह हुई है, शाम के 5 बजे, सुबह के 5 बजे ढाई ढाई टैं टैं पॉप पॉप पॉप, दूसरा कुछ है ही नहीं. हमारे पास अलग अलग प्रहर में सुबह क्या गाया जाता है, शाम को क्या गाया जाता है, दोपहर में क्या गाया जाता है. एवरीथिंग इज डिफरेंट. वी हैव सुबह नाश्ता अलग है हमारे पास, लंच अलग है हमारे पास. लंच में भी वेराइटीज है, ब्रेकफास्ट में भी कई सारी वेराइटीज है.
डिनर में भी कई सारी वेराइटीज है। इन तीनों के बीच का जो टाइम है वहां पे खाने के लिए भी कई सारी वेराइटीज है हमारे पास, कोई हिंदी नहीं है। अब मेडिसिन भी है हमारे पास, क्या है, आयुर्वेद, यूनानी एंड नेचर क्योर, जो नेचर के ऊपर बेस रखता है। आप एलोपैथी में जाओगे तो आपको जुकाम हुआ, सर्दी हुई, गोली ले लो, सिरप ले लो, ठीक हो जाओगे। पर आयुर्वेद में जाओगे अलग दवा होगी, यूनानी में जाओगे अलग दवा होगी, नेचर क्योर में जाओगे अलग दवा होगी। क्या होगा देखो, शॉर्ट में समझा देता हूँ। जातक टेल्स के बारे में तो आप जानते हो, बुद्धिस्ट रिलीजन की ये प्रीवियस बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्ध की स्टोरी है जो मैंने आपको बताया। एलिफेंट, स्वान, फॉक्स, समटाइम्स वाइज मैन, सब कुछ भगवान बुद्ध के फॉर्म में वो बोलते हैं, ठीक है। पंचतंत्र के बारे में भी हम जानते हैं, जो पंडित विष्णु शर्मा ने लिखी हुई स्टोरीज है, इसमें ज्यादा जाना नहीं है डीप में, सब कुछ एक एग्जाम्पल। यूनानी क्या है, यूनानी क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। यूनानी, मीनिंग ऑफ यूनानी, यूनानी एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो ग्रीक और अरेबिक ओरिजिन है, ग्रीक और अरेबिक ओरिजिन है। उसमें नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है दवाएं बनाने के लिए, जैसे कि हर्ब्स, हनी, मिनरल्स, डाइट कंट्रोल, मसाज, ऑयल, सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। जैसे कि इफ यू हैव अ कोल्ड, आपको सर्दी हुई, ठंड लग गई और सर्दी हुई, तो यूनानी डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको हर्बल ऑयल से मसाज करेंगे, हर्बल ऑयल से मसाज करेंगे, एक हॉट सूप पिलाएंगे, टेबलेट दवाइयां नहीं देंगे, हर्बल ऑयल, गर्म ऑयल से मसाज देंगे, आपको हॉट सूप पिलाएंगे, आपके कोल्ड को गायब कर देंगे। ये है यूनानी। अब है नेचर क्योर, क्या है, यहां पे बॉडी को हील किया जाता है नेचुरल एलिमेंट के साथ। कैसे, पानी का इस्तेमाल करते हैं, सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, मड मतलब मिट्टी, जो भीगी हुई मिट्टी, हवा का इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स और वेजी मतलब वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, आपको स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो गया, पेट में गड़बड़ हो गई, कितना लाउड बोलूं भाई, इससे लाउड नहीं बोल सकता मैं, बाजू वाला भी सुन रहे हैं। यू में भी आस्क टू ड्रिंक, तो आपको कहेंगे टेबलेट मत लो, तो गर्म पानी पियो, कच्चे फल खाओ, और मड पैक मतलब मिट्टी का, भीगी मिट्टी का पैक स्टमक के ऊपर रखो। यह नेचुरल नेचर क्योर। आयुर्वेद तो आप जानते हो, तो उसमें जाना है नहीं, दो चीजें हमने देख ली। अब है लैंडस्केप्स। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर मेड ऑफ बिकॉज ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। लैंड का, जमीन का अलग अलग आकार, अलग अलग लैंडस्केप बनाता है। टेस्टी मेडिसिन अब तो आती है ना, बच्चों की मेडिसिन जो आती है वो चॉकलेट फॉर्म में आती है, स्ट्रॉबेरी फॉर्म में आती है, कई सारे अलग अलग फॉर्म में आती है। अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स की बात करें, चलो, तो लैंडस्केप का मतलब क्या है, तो जो जमीन है उसका अलग अलग शेप, उससे जो बनता है वो है लैंडस्केप्स। पहाड़ है तो जमीन का वहां पे शेप ऐसा है, तो पहाड़ एक लैंडस्केप है। एकदम ग्राउंड है 50-60-100 किलोमीटर तक, तो एकदम फ्लैट ग्राउंड है, तो वहां का लैंडस्केप ऐसा हुआ। नदियां, तो वहां का जमीन का शेप ऐसा है, तो जमीन वैसी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, एक मार्क का सवाल, गिव द एग्जाम्पल ऑफ लैंडस्केप। हिमालय इज अ नेचुरल लैंडस्केप। हिमालय कोई बना नहीं गया था, अपने आप बना। वो भी आपने क्लास 9 में देखा था, गोंडवाना लैंड पूरा एक ही था, फिर अलग अलग हुए, टकराई, समुद्र था, हिमालय हुआ। हिमालय में क्या देता है, कई सारे यूजफुल वेजिटेशन और मिनरल्स देता है। हिमालय की गिफ्ट देखो, बर्ड्स, एनिमल्स, स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स, मतलब वहां की माउंटेन पीक्स आप देख लो, बर्फ से भरी पड़ी है। ब्रिमिंग रिवर्स, मतलब 24/7 बहने वाली नदियां, खत्म ही नहीं होती कभी। तेराई वहां का एरिया है, वहां के फॉरेस्ट वो भी हिमालय में ही, घने फॉरेस्ट। सर आप गुजराती के हो, मतलब सवाल भी ऐसे पूछते हैं। हाँ, रेड पांडा वहां पे मिलते हैं, पर वो हम वहां जाए और रेड पांडा ना मिले, वो बहुत अच्छा है हमारे लिए। देखो, पिलग्रिमेज प्लेसेस हिमालय में कौन कौन से है, 3 है, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। केदारनाथ तो आप जानते ही हो, मूवी आया था उसके ऊपर पूरा। अमरनाथ भी आप जानते हो, बर्फ का शिवलिंग बनता है जहां हर साल, और लोग दर्शन के लिए जाते हैं। बद्रीनाथ भी है वहां पे।
पिलग्रिमेज प्लेसेस हिमालय में कौन कौन से, 1 मार्क का सवाल आ जाए तो ये 3 ही लिखना है, टेक्स्ट बुक के बाहर नहीं जाना है आपको। और इंपॉर्टेंट समिट, एक समिट मतलब शिखर मतलब हिल, एक ही हिल के बारे में बात करी गई है टेक्स्ट बुक में, दैट इज नंदा देवी। ये जो है ना हिल, ये नंदा देवी है। गोल्डन पर्वत जैसे दिखता है, मालूम होता है। इस तरफ से सूर्य का प्रकाश जैसे आता है सुबह सुबह या सुबह सुबह, तो ये पूरा बर्फ गोल्ड जैसा लगता है। दिस इज नंदा देवी। ये नंदा देवी का रियल फोटो है, ठीक है। एंशिएंट टाइम्स में हिमालय का बहुत ही महत्व भारत को था, आज भी है, एंशिएंट टाइम से है, ठीक है। हिमालय के बारे में बात हमने देख ली। अब है रिवर्स। रिवर्स के बारे में एक चीज ये है, रिवर्स नेवर गेट रिवर्स। नदी एक बार जो निकलती है फिर वापस रिवर्स नहीं होती है। तो नेचुरल वेज तो एंशिएंट टाइम से हमें मिलता है ट्रैवल करने के लिए। पहले के जमाने में नदियां में ही ट्रैवल करते थे, क्योंकि रोड से हुआ नहीं करते, रोड से भी जाते थे, चल के भी जाते थे, पर नेचुरल उस समय से तो था ही। अभी इंग्लिश भी सिखाता हूं ना मैंने, एप्लीकेशन में उसके सारे लेक्चर्स है। यूट्यूब पे लाइव नहीं आएंगे, क्लास 10 जीएसबी इंग्लिश मीडियम के लाइव इंग्लिश के नहीं आएंगे, सिर्फ सोशल साइंस के। एंशिएंट टाइम्स, नेचुरल वे फॉर ट्रैवल एंड लाइफ। इंडियन कल्चर ग्रीव अलोंग रिवर्स। हमारा कल्चर कौन कौन सी दो नदी के किनारे डेवलप हुआ, ग्रो हुआ, बना? कौन कौन सी दो नदी? एक नदी जिसका नाम है रावी, दूसरी नदी है इंडस। दोनों रिवर के आसपास हमारी सभ्यता, हमारी सिविलाइजेशन डेवलप हुई। माय डियर 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 डियर, 1 मार्क का सवाल है ये, 1 मार्क का सवाल है ये, 1 मार्कर क्वेश्चन है ये। इंडियन कल्चर ग्रीव अलोंग रिवर्स लाइक इंडस एंड रावी। बिग रिवर्स दैट इन्फ्लुएंस्ड इंडियन पीपल। बड़ी बड़ी नदियां जिसने इंडियन लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस किया, बहुत हेल्प करी लाइफ जीने में। कौन कौन सी रिवर्स है? गंगा, यमुना, सरस्वती, इंडस, नर्मदा, गोदावरी। कहां गई? ये रही गोदावरी पूरी। कृष्णा ये रही, कावेरी ये रही। इन सारी नदियों ने बहुत ही हमें हेल्प करी पानी पीने में और पानी लेने में। पानी का बहुत ही बड़ा सोर्स है ये। पानी के ऊपर एक चैप्टर भी है, चैप्टर 11, वाटर सोर्स ऑफ लाइफ। पीने में नदी पानी देती है, डोमेस्टिक यूज के लिए भी, बर्तन साफ करने के लिए, पोछा लगाने के लिए, नहाने के लिए, मकान बनाने के लिए। देखो इरिगेशन में भी, मतलब खेती में नदी काम में आती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में आप देखो, आप सरदार सरोवर डैम, टर्बाइन बड़े बड़े लगे हुए थे। जैसे फोर्स नदी का आता है, आप साइंस में मुझसे बेहतर जानते हो कैसे डेवलप होते हैं, हाँ? कैसे टर्बाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आपने शायद साइंस में प्रोजेक्ट भी ऐसा कुछ बनाया होगा। वाटरवेज के लिए भी नदियां काम में आती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। आप रिवर्स के बारे में एक बात ये भी जान लो, ओल्डन टाइम्स की बात है, रिवर्स ह्यूमंस को कई सारी इंडस्ट्रीज बिल्ड करने में भी काम में आती थी। जैसे कि आपको क्ले के यूटेंसिल्स बनाने, पहले के जमाने में ये मेटल के यूटेंसिल्स नहीं हुआ करते थे, बर्तन नहीं हुआ करते थे, मेटल, स्टील भी नहीं था, कॉपर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सो मिट्टी से ही सब कुछ बनता था। आज भी मिट्टी के यूटेंसिल्स मतलब बर्तन मिलते हैं जिसमें खाना पकता है, बनता है, खाया जाता है, दही वो छाछ वगैरह उसमें रखा जाता है। मिट्टी के फ्रिज भी हुआ करते थे पहले के जमाने में। तो उसकी इंडस्ट्रीज भी तो होंगी ही ना, हाँ होंगी ना। तो उसमें पानी का तो बहुत ही यूज होता। प्लास्टरिंग इंडस्ट्रीज पूरी डिपेंड ऑन हाउस बिल्डिंग, घर बनाना है तो पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो ये सारी इंडस्ट्रीज नदी के पानी से ही, मतलब उससे यूज हेल्प मिलती थी। रिवर्स वाटर मेड ह्यूमन लाइफ, हमारी लाइफ को उसने बहुत ही ब्यूटीफुल, प्रॉस्परस बनाया। पानी नहीं होता तो हम डेवलप ही नहीं हुए होंगे। रिवर के सीन जब आप डॉन और डस्क, डॉन मतलब अर्ली मॉर्निंग और डस्क का मतलब होता है
शाम, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, उजाला भी नहीं है, उसके बीच का टाइम। वेरी फैसिनेटिंग एंड इंस्पायर आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट होते हैं जिसे अलग अलग तरह के नेचर के चित्र बनाना है, पेंटिंग्स बनाना है, उसे रिवर्स बहुत ही खींचती है। बनाओ। सो एस्थेटिक सेंस, ब्यूटी लविंग, ठीक है। अब एक लाइन आपकी यहां इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक से निकाल दी गई, पर आपकी जो एक्सरसाइज है वहां पे शायद है क्या, रिवर्स आर कोल्ड लोक माता। क्या कहा जाता है रिवर्स को? लोक माता। गिव रीजंस, ये सवाल पूछा जाता है 2 मार्क के लिए सवाल बोर्ड में भी पूछा जाएगा, आपकी यूनिट टेस्ट, आपकी फर्स्ट टर्म एग्जाम या फिर प्री बोर्ड्स, ये सवाल आ सकता है। पर आपने तो आपकी टेक्स्ट बुक, ये रही टेक्स्ट बुक, मेरे पास भी है टेक्स्ट बुक, ये रही टेक्स्ट बुक, इसमें आप देख लो, ये है ना टेक्स्ट बुक भाई, हाँ ये है, इसमें आप देख लो। जैसे आप जाओगे पेज नंबर 2 पे, रिवर्स में लोक माता का कहीं पे नाम भी नहीं है ना, नहीं है। पर आप पेज नंबर 7 पे जाओगे तो उसमें एक्सरसाइज नंबर 4 में जाओगे तो उसमें फर्स्ट एमसीक्यू है, द वर्ड लोक माता इज यूज्ड फॉर, टेक्स्ट बुक में तो है ही नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम। यदि बोर्ड में ऐसा कोई सवाल आ गया, क्योंकि कई सारी एरर्स है आपकी टेक्स्ट बुक में जो मुझे पता है, जैसे जैसे चैप्टर चलते जाएंगे मैं सारी एरर्स आपके सामने रखता जाऊंगा। तो इसमें क्या ऑप्शन में आना चाहिए? सी, रिवर्स। इससे 2 मार्क का सवाल भी आ सकता है। रिवर्स आर नोन एज लोक माता, गिव द रीजन। नहीं बोला ही नहीं क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, जिसने ट्रांसलेशन किया है ना उसने काफी सारी चीजें काट दी है। इस चैप्टर से भी मैं 3, 4, 5, 6 ऐसी मिस्टेक्स आपको बताऊंगा, इसमें नहीं है, आपकी बुक में नहीं है, पर एक्चुअली है, गुजराती मीडियम की टेक्स्ट बुक में है। और पेपर जो निकाला जाता है वो गुजराती मीडियम के टीचर्स निकालते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन होता है, तो वो तो जो है वो निकालेंगे। आप तो क्वेश्चन पढ़ोगे, यार ऐसा तो टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, लोचा लापची, तो वो सारे एरर्स हम फिलअप करते जाएंगे। ठीक है, ये लोक माता वाला पता चल गया। ये देखो लोक माता जैसा ही पिक्चर है ना, जैसे मदर ऑफ ऑल द पीपल, मदर ऑफ नेचर। अब रिवर्स के बाद आता है वेजिटेशन। वेजिटेशन और वेजिटेबल अलग होते हैं, आपको पता ही है। यू आर सो इंटेलिजेंट माय डियर। रिवर्स के बाद वेजिटेशन। पीपल ऑफ इंडिया हैव लव्ड द एनवायरमेंट सिंस एंशिएंट टाइम्स। पुराने समय से हम एनवायरमेंट को चाहते हैं। चाहते थे, अभी चाहते थे, अभी चाहते हैं कि नहीं वो तो पता नहीं। प्राउड प्रूफ ऑफ इज देयर। हम प्रूफ क्या है कि हम एनवायरमेंट लवर थे। प्रूफ क्या है? तो हम फ्लावर, श्रब्स और प्लांट से जुड़े हुए हैं। हमारा उसके प्रति जो लव है ना, वो बताता है कि हम एनवायरमेंट लवर थे। अरे भाई, आपका फ्लावर, श्रब्स और प्लांट्स के प्रति प्यार है, वो उसका प्रूफ भी तो दो। देते हैं ना प्रूफ। उसका प्रूफ क्या है? ऑल लिविंग बींग्स, चाहे ह्यूमन हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, वो सब के सब किसके ऊपर डिपेंड है? वेजिटेशन के ऊपर। क्यों? फूड के लिए। फूड उसका वहीं से आता है। अरे भाई, आप फ्लावर्स को चाहते हो, हाँ, उसका प्रूफ क्या है? हम प्रपोज करने के लिए रोज ही यूज करते हैं, आज भी फ्लावर यूज करते हैं। आज तक किसी ने एप्पल नहीं दिया किसी को कि भाई ग्रेविटेशन लॉ जो है न्यूटन ने जो बनाया वो एप्पल के कारण बना। सो दिस इज द रेड एप्पल, आई लव यू हनी बिकॉज आई एम अ डॉक्टर। ना, ऐसा तो है ही नहीं। प्लांट्स ही है। सो डिपेंड्स ऑन ट्रीज फॉर फूड एंड ट्रीज। जैसे कि ये 1 मार्क के लिए सवाल आ सकता है, 1 मार्कर क्वेश्चन यहां से है कि which trees are worshipped in India?
कौन से ट्रीज को इंडिया में पूजा जाता है, जिसकी पूजा करी जाती है, जिसे माना जाता है? 3 ट्रीज। बनियन मतलब जिसे गुजराती में वड का झाड़ कहा जाता है, कबीर वड। पीपल मतलब पीपड़ो, जिसे प्रदक्षिणा करी जाती है भादरवा महीना में, चैत्र महीना में। और बेसिल मतलब तुलसी, जो हर एक के आंगन में होता ही है, हर एक के घर में तुलसी होता है। इन तीनों को पूजा जाता है। यहां से एमसीक्यू भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्री वर्शिप्ड इन इंडिया। तो ये 3 देंगे और एक दूसरा देंगे, इससे मिलता जुलता। सॉरी, नो गुजराती, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हिंदी में ही समझते। आपको गुजराती में समझना है, गुजराती मीडियम में आ जाओ, ठीक है। वेजिटेशन में आगे जाते हैं। इंडिया इज ब्लेस्ड विद, इंडिया में कई सारे मेडिटेशनल प्लांट्स हैं। सीरियल्स, पल्सेस, ऑयलसीड, ग्रीन फील्ड्स, हर्ब्स, डेंस फॉरेस्ट एंड मेडिसिनल प्लांट्स, कई सारी चीजें हैं ऐसी। मेडिसिनल प्लांट्स कौन कौन से हैं? जो हमें हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मेडिसिन बनती है आयुर्वेद में। हरड़े नाम का शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा पता नहीं, पर ये मेडिसिनल प्लांट्स है। आमड़ा, आमड़ा तो आप जानते ही हो, विंटर में खाया जाता है सबसे ज्यादा। बेहड़ा, एलोवेरा भी आप जानते होंगे। अरुडिसी, नीम, नीम, लीमड़ो सब जानते हैं, ठीक है। ये मेडिसिनल प्लांट्स है। फ्लावर्स भी कई सारे हैं, जैसे कि रोज, लोटस, मोगरा जिसे जास्मिन कहा जाता है, डमरो, स्वीट बेसिल जिसे कहा जाता है, सनफ्लावर, चंपा, जूही और जैस्मिन, जैस्मिनम, ऐसे कई सारे। सो इंडिया सोशल एंड रिलीजियस लाइफ जो है वो वेजिटेरियन से इन्फ्लुएंस होती है। किससे इन्फ्लुएंस होती है? शिकाकाई। वैसे तो कई सारे है भाई, यहाँ पे इतने दिए गए, इसके ऊपर ही फोकस करो। ज्यादा के बारे में यदि जानना है तो आफ्टर 12th आयुर्वेद में एडमिशन ले लेना, ठीक है ना, वहां सब कुछ सीखने को मिलेगा। अब लास्ट नेचुरल हेरिटेज में लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज वाइल्ड लाइफ। इंडिया इज अ नेचर लवर भी है और एनिमल लवर भी है, दोनों है। देखो चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 7 चैप्टर हेरिटेज के जो है, उसमें से कोई भी सवाल आए, एक लाइन तो लिख ही देनी है। इंडिया इज अ नेचर लवर, इंडिया लव्स इट्स हेरिटेज। इंडिया का जो हेरिटेज है वो एंशिएंट टाइम से पुराना है। आवर कंट्री हैज एनिमल लविंग कल्चर। हाँ, आज भी हम कुत्ते पालते हैं, चाहे वो काटे क्यों ना, आज भी। एनिमल्स फाउंड इन इंडिया में कैसे कैसे एनिमल्स पाए जाते हैं? तो डियर, टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, वन हॉर्न राइनो जिसके बारे में चैप्टर 9 में आएगा, फॉक्स, बेयर, डीर, सांभर, रेबिट, पाइथन, स्नैक, मंगूज, लिजर्ड और पर्क्यूपाइन। ऐसे कई सारे एनिमल्स, ये तो कुछ ही है, इससे भी कई सारे अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं इंडिया में। और एक खास बात, जो 1 मार्क का सवाल यहां से आ सकता है, वो ये सवाल है, दिस इज द मोस्ट टाइम क्वेश्चन 1 मार्क के लिए है। एशियन लायंस आर फाउंड ओनली इन गिर फॉरेस्ट। एशियाटिक लायंस जो है ना, अफ्रीकन नहीं, दे आर डिफरेंट। एशियाटिक लायंस जो है वो वर्ल्ड में अपने नेचुरल अबोर्ड में घूमते फिरते सिर्फ एक ही जगह पे मिलेंगे, वो गिर, गुजरात। कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, दूसरी और कोई जगह पे नहीं। ना 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 ना। ये सारी नोट्स चाहिए आपको, ऐसे एनालिटिकल बहुत सारी नोट्स चाहिए, तो यू टू परचेज द कोर्स है मेरा हर्ष बार से एप्लीकेशन में, जिसमें सोशल साइंस और इंग्लिश दोनों का कॉम्बो है, सिंगल भी नहीं है, इसलिए डोंट आस्क फॉर दैट। सो वहां सारी चीजें आपको मिलेगी। और रिलीजियन बिलीफ्स गिव सम वाइल्ड एनिमल्स द स्टेटस ऑफ गॉड। हमारे जो कई सारे एनिमल्स है ना, वो हमारे देवी देवताओं के वाहन भी है। क्या है? देवी देवताओं के वाहन। ओह वाह, आपने कोर्स खरीदा है, दैट्स ग्रेट। तो आपको पता ही होगा ना इसके बारे में। टाइगर, पीकॉक, एलिगेटर, ईगल, ये जो है ना देवी देवताओं के वाहन। इवन द करेंसी, हमारी जो करेंसी है ना, वो करेंसी में भी
करेंसी आप जानते हैं ना, हमारी जो नोट्स होती है वो, दूसरा सिक्के होते हैं जो हम देते हैं और कुछ चीजें लेते हैं, उसमें भी एनिमल्स है, थे और होंगे। कैसे कैसे? प्रूफ के साथ बताऊंगा आपको। 4 लायंस, हॉर्स, बुल, शोइंग रिस्पेक्ट टू एनिमल्स। और एक चीज मैं आपको भूल गया यार, सॉरी, एक चीज मैं भूल गया। ये वाइल्ड लाइफ है ना, उससे पहले है वेजिटेशन। वेजिटेशन में आपको मैंने बताया ये ट्री को पूजा जाता है। मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें ऐसी जो आपकी टेक्स्ट बुक से निकाल दी गई है, मतलब ट्रांसलेशन करना ही नहीं आया हो या फिर खा गए होंगे ट्रांसलेटर्स। ये बनियन जो है ना, वहां से एक व्रत करा जाता है, वो है वड सावित्री व्रत। इसको लगा होगा इंग्लिश मीडियम में नहीं करते होंगे ऐसा व्रत, इसलिए निकल दिया होगा, पर गुजराती मीडियम की टेक्स्ट बुक में है, पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है, राइट। वर्ड सावित्री व्रत, उसमें बनियन को मतलब वर्ड को पूजा जाता है। तो ये चीज भी नोट कर लेना। ये लायन, हम यहाँ थे, ठीक है ना। वो दूसरी मिस्टेक हमने देखी। तो इंडिया ने कई सारे वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स भी बनाए, मतलब नेशनल पार्क भी बनाए हमने, कई सारे बायो रिजर्व्स भी बनाए, कई सारे और सेंचुरीज भी बनाई है इसके लिए, जस्ट फॉर दिस, राइट। और कई सारे लॉज भी खड़े हैं, लॉ बनाए हैं तो एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। चैप्टर 9 में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब जिसमें हमारी करेंसी में हमारी एनिमल्स को हमने जगह दी है, वो कौन कौन सी करेंसी है देखो। दिस इज अवर नेशनल एम्बलम। कई सारी नोट्स में नेशनल एम्बलम है, मतलब 3-4 लाइन को हमने जगह दे दी, राइट। ये है बुल, बुल इज द सिंबल ऑफ हार्ड वर्क। ये है हॉर्स, हॉर्स इज द सिंबल ऑफ लॉयल्टी, स्पीड एंड शौर्य, ताकत। ये इसको हमने करेंसी में जगह दी। ये 10 की नोट देखो, इसमें यहां पे है एलिफेंट, यहां पे है राइनो, और यहां पे ये राइनो है, और ये है टाइगर। 1950 में एक सिक्का चला था 1 आना का। 1 आना मतलब एक रुपये का सिक्का तो आपने देखा होगा। ऐसे 16 आना होते हैं तब 1 रुपया बनता है, राइट। तो इसमें जो पिक्चर है ना, ये है बुलोक, और ये है 1954 का सिक्का इंडिया का। इसमें जो ये पिक्चर है वो है हॉर्स। सो हमने हमारी करेंसी में एनिमल्स को रख के वैल्यू दी उसे, मतलब दिस इज द प्रूफ दैट वी लव एनिमल्स, हम उसे संभालते हैं, ठीक है। अब है हमारा कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। नेचुरल हेरिटेज हमने खत्म कर दिया। इन दोनों के बीच में एक ब्रीज सा सवाल आता है, बोर्ड ने एक बार पूछा था, क्या? डिफरेंटिएट बिटवीन कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। दोनों के 2-2 पॉइंट लिखने थे, ठीक है। तो जो भी आईएमपी क्वेश्चंस होंगे ना, उसकी भी पीडीएफ, उसका भी मटेरियल आपको चैप्टर चलते के बाद मिलता जाएगा, इफ यू हैव परचेज द कोर्स, ठीक है। हेरिटेज ऑफ इंडिया में हमने देखा था कि कल्चरल हेरिटेज बाकी था, नेचुरल हेरिटेज के बारे में सारी कुछ चीजें हमने देख ली, व्हाट इज कल्चर वो भी देख लिया, व्हाट इज हेरिटेज वो भी देख लिया। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। टेक्स्ट बुक में कई सारी ऐसी गलतियां भी है जो गलतियां हमें 1-2 मार्क कटवा सकती है। सो वो सारी चीजें मैंने करेक्ट करके, टेक्स्ट बुक्स में जो चीजें भूल है सारी करेक्ट करके मैंने यहाँ पे रखी है, ठीक है गाइस। लेट्स गो। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की बात करें तो 2 मार्क का एक सवाल आ सकता है, 2 मार्क का एक सवाल आ सकता है। कौन सा सवाल जो 2 मार्क में आ सकता है? बोर्ड ने एक बार पूछा था 2 साल पहले कि डिफरेंशिएट बिटवीन
कल्चरल हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस निकाल के दिखाओ। तो नेचुरल हेरिटेज के बारे में आप 2 लाइन लिख लो, कल्चरल हेरिटेज के बारे में 2 लाइन लिख लो, बात खत्म। 4 से 6 पॉइंट लिखने हैं, पर सच्चे पॉइंट यदि आपने 4 से 6 पॉइंट लिखे तो 2 में से 2 मार्क आ सकते हैं, इसमें ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं काउंट होती है। सो माइंड वेल, वो पॉइंट आपको दिमाग में रख लेना, ठीक है। चलो, या ऑफ कोर्स इट इज फॉर इंग्लिश मीडियम, सारी कुछ चीजें इंग्लिश की है तो इंग्लिश मीडियम का ही होगा ना माय डियर, जय बोले। सो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो जब आपको डिफरेंस पूछा जाए तो, कि वो है क्या कल्चरल हेरिटेज। तो इंडिया हैज गिफ्टेड द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज। इंडिया ने दुनिया को रिच एंड डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब होता है ना जिसमें अलग अलग कई सारी चीजें अलग अलग होती है, वो डाइवर्स है, विद चीज है, सिर्फ एक ही चीज नहीं। और रिच हेरिटेज हमने गिफ्ट दी वर्ल्ड को। व्हाट इज कल्चरल हेरिटेज, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। इट इज अ मैन मेड हेरिटेज, क्योंकि हेरिटेज हम बनाते हैं। कल्चरल हेरिटेज क्या है, मैन मेड है। कल्चर हमारा होता है। कल्चर की डेफिनेशन क्या थी, द वे ऑफ लिविंग लाइफ। जीता कौन है, हम जीते हैं। तो हेरिटेज कौन बनाएगा कल्चर का, हम बनाएंगे। सो इट इज अ मैन मेड हेरिटेज, फर्स्ट पॉइंट आप लिख दो, बात खत्म। दूसरी डेफिनेशन यहां पे दी गई है, कल्चरल हेरिटेज का मतलब क्या होता है, वॉट एवर इज क्रिएटेड, जो भी चीज हम बनाते हैं या फिर रिसीव करते हैं हमारे पुरखों से, हमारी टेक्ट, विजडम, आर्ट एंड स्किल्स है, हमारी बुद्धि, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी स्किल, उनसे हम जो चीजें, दो चीज याद रखना, जो हम रिसीव करते हैं या फिर हम उसको क्रिएट करते हैं, तो वो बन जाता है हेरिटेज। यदि आपको ताजमहल बनाना है तो वो इट रिक्वायर्स यार स्किल, आर्ट, विजडम, सब कुछ चाहिए था। बड़ी बड़ी बुद्ध भगवान जैसे कि बड़े बड़े स्टेच्यूज लगे हुए, बड़े बड़े मंदिर बने हुए, तो इट रिक्वायर्स योर स्किल एंड आर्ट एंड विजडम एंड टैक्ट। विदाउट दैट यू कैन नॉट डू दैट। तो वो हमारा हेरिटेज है, वो हमारा कल्चरल हेरिटेज है जो हमने बनाया है, मैन मेड हेरिटेज। राइट, करेक्ट। 2 डेफिनेशन हो गए, ये दोनों डेफिनेशन आप लिख सकते हो। 2 पॉइंट हो गए, 2 नेचुरल हेरिटेज के पॉइंट लिख दिए, डिफरेंशिएट हो गया, 2 मार्क आपके। ओके, ठीक है। मेनी कास्ट एंड ट्राइब्स इंडिया में आई, कई सारे कास्ट, कई सारे ट्राइब्स इंडिया में आई, ठीक है। आर्यंस आए, क्षत्रप आए, कुशन आए, हंस आए, पर्शियंस आए, टर्क्स आए, अरब्स आए, मुगल्स आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, सब इंडिया में आए और वापस चले भी गए। कुछ यहाँ पे ठहर गए, अच्छा लगा, इंडिया इज कूल। अभी मैं पढ़ रहा था कहीं ट्रेंडिंग में, एक अमेरिकन सिटीजन, यंग लाइक मी, लाइक यू, इंडिया में आया, बेंगलोर में सेटल हुआ बंदा, वहां रेस्टोरेंट खोली, 2024 के एक ही साल के अंदर 194 करोड़ का बिजनेस किया। अब धीरे धीरे वेस्टर्न पीपल इंडिया में आ रहे हैं बिजनेस करने के लिए, फिर सेटल हो जाते हैं, फिर इंडियनाइज हो जाते हैं। यही कुछ चीजें सालों पहले चली थी। इंडियन कल्चर बिकेम रिचर। कैसे, क्यों रिच बन गया हम? रिच नहीं, क्यों रिच बनता चला गया इंडियन कल्चर? थ्रू एक्सचेंज विद दिस फॉरेन कल्चर। ये फॉरेनर्स आए, अपना कल्चर साथ में लेके आए, हमारे कल्चर के साथ उसका मिलना जुलना हुआ, फिर कल्चर एक होता गया और रीच होता गया, प्रोस्परस होता गया। सिंस प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो इंडियन पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड टू द वर्ल्ड। हमारे लोगों ने पूरे वर्ल्ड को क्या कंट्रीब्यूट किया? बहुत सारी चीजें हमने दी है वर्ल्ड को, बहुत सारी चीजें हमने पूरी दुनिया को दी है एज अ हेरिटेज के फॉर्म में। कुछ लोग चीजें तो ऐसी थी जो वो चुरा के लेके गए, कोहिनूर डायमंड्स, ये सारी चीजें आएगी अभी आगे के चैप्टर्स में। कोहिनूर डायमंड, ये डायमंड, वो कई सारे पैसे, ये वो सब चुरा के लेके गए, कई सारे हमने गिफ्ट दे दी। हमारा ये 1 मार्क का सवाल है, 1 मार्क का सवाल ही है। जो आप जैसे पेपर खोलोगे, बोर्ड का पेपर, तो बोर्ड के पेपर में सेक्शन ए फर्स्ट आएगा, उसमें मैच द पेयर फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसमें मैच द पेयर में भी फर्स्ट मैच द पेयर, माइंड माय वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, फर्स्ट मैच द पेयर जो होगा वो इस चैप्टर से होगा। और अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कहां से आ सकता है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, अभी आपको बताने वाला हूं। All lectures will be free to watch on YouTube only for live. After live ended, you can't access.
यदि आपको टाइम नहीं मिल रहा लाइव देखने का, देन यू कैन लूज दैट। वो लेक्चर्स आपको देखने हैं तो आप एप्लीकेशन में परचेस कर सकते कोर्स, ठीक है ना। आर्किटेक्चर और स्कल्पचर जो इंडिया का है वो कितना पुराना है, बस 5000 साल। आर्किटेक्चर इंडिया का कितना पुराना है, 5000। स्कल्पचर इंडिया का 5000 साल का पुराना है, ठीक है। हाँ, कहां से मिला ये आर्किटेक्चर और स्कल्पचर जो 5000 साल पुराना है? वो इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस इज अ नेम ऑफ अ रिवर, जिसे सिंधु रिवर भी कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया की बात है। वहां जो एक्सकेवेशन वर्क हुआ, कई सारी चीजें मिली, उन चीजों को लेबोरेटरी में लेके गए। जो बड़े बड़े ऐसे मतलब साइंटिस्ट थे जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्होंने वो देखा, परखा, एनालिसिस किया, फिर पता चला ये चीजें 5000 साल पुरानी है भाई। प्रूफ क्या है उसका? गिव मी द प्रूफ। प्रूफ देते ना। हाँ, नीचे की कई सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी मैं लिस्ट आउट करूंगा, जिसे देखकर इंडियंस को प्राउड एंड सेल्फ एस्टीम फील होगा। हाँ, गॉड एंड गॉडेसेस के कई सारे स्टैच्यूज मिले, देवी देवताओं के, ह्यूमंस के कई सारे स्टैच्यूज मिले, एनिमल्स के मिले, टॉयज मतलब खिलौने भी मिले। डांसिंग गर्ल का, एक नाचती हुई लड़की का भी स्टैच्यू मिला। खास चीज है ये, बियर्डेड मैन का भी स्टैच्यू वहां से मिला। ये रहा जिसकी फोटो। उस समय पे भी देखो, ये ट्रिमिंग करी हुई दाढ़ी जो आज हम करते हैं, 5000 साल पहले भी ये सब मशीन तो थे नहीं। देखो एकदम कट टू कट। मेरी नहीं, मैं ट्रिम नहीं करता, मैं एकदम स्लिम कर देता हूं। ये देखो बंदे की दाढ़ी, ये स्टैचू मिला 5000 साल पुराना है। मतलब उस समय भी स्टैचू बनाने की कलाएं थी। उस समय पे भी लोग कितने एडवांस थे, विदाउट द टेक्नोलॉजी टुडे है वी हैव, उस समय पे भी थी, ठीक है ना। अब देखो, वी ऑल्सो फील प्राउड लुकिंग एट ये क्वेश्चन। आईएमपी है, पूछा गया है बोर्ड में, कई सारे स्कूल्स के एग्जाम में मेरे पास पेपर भरे पड़े हुए हैं जिसमें ये क्वेश्चन मैच द पेयर में पूछा गया है। लास्ट टाइम बोर्ड ने पूछा ये क्वेश्चन। इन्वर्टेड लोटस मतलब ऊंधू कमल, स्टेच्यू ऑफ इन्वर्टेड लोटस, उसके ऊपर दो मूर्तियां रखी गई है। एक बुल्लोक की, ये रही, और दूसरी लायन की, ये रही। ये दोनों इन्वर्टेड लोटस है, देखो इन्वर्टेड लोटस है। उसके ऊपर बुल्लोक और लायन की स्टेच्यूज कहां के हैं? ये मौर्यन पीरियड के। एक मार्क में ये सवाल पूछा गया था, मौर्यन पीरियड। मैच द पेयर में इस साइड रखेंगे आपको इन्वर्टेड लोटस, बुलोक एंड लायन ऑन इन्वर्टेड लोटस। इस साइड मैच द पेयर में आपको देंगे मौर्यन पीरियड, मौर्यन एरा। दोनों को जोड़ देना है, ठीक है ना। फिर ये बी पॉइंट जो है वो आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है, स्टेच्यू ऑफ बुद्ध मेडिटेटिव फॉर्म। दैट इज गलत। एक्चुअली ये लिखा जाना चाहिए था बुद्ध प्रज्ञा पारमिता। मतलब ये रहा, शांत, अपने अंदर खोए हुए, ध्यान मग्न भगवान बुद्ध। That represents the peace, inner peace. ये एक स्टैच्यू। अब दूसरी जो ये लाइन है ना, ये तो आपकी टेक्स्ट बुक में है ही नहीं, पर होनी चाहिए थी, क्योंकि टेक्स्ट बुक ऑफ गुजराती मीडियम उसमें है, एंड योर टेक्स्ट बुक इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम गुजराती मीडियम। दे कट द पॉइंट, और पेपर निकलता है गुजराती मीडियम की टेक्स्ट बुक से, जिसे ट्रांसलेट करा जाता है और आपको दिया जाता है। ऐसी गलतियां बोर्ड ने भी करी हुई है, ठीक है। सो स्टेच्यू ऑफ महात्मा गौतम बुद्ध फ्रॉम सारनाथ, सारनाथ जो प्लेस है वहां से, डिपिक्टिंग द धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ धर्म। भगवान बुद्ध ने, आपकी जो इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसमें जो लास्ट का एक चैप्टर है सरमन एट बनारस। सरमन मतलब धार्मिक प्रवचन, ठीक है। तो पहला सरमन जो बनारस में दिया था सारनाथ, वो उसकी फोटो, मतलब वहां से उसने धर्म का चक्र चलाने का शुरू करा था। दैट इज स्टैच्यू। ये दोनों उसके शिष्य है, भगवान बुद्ध है,
पहला प्रवचन दे रहे, धार्मिक प्रवचन दे रहे, धर्म का ज्ञात कराना शुरू करा था। ठीक है, तो ये रखना खास। और दूसरा, ये भी मैच द पेयर में आ सकता है। एमपी मतलब मैच द पेयर, ये भी मैच द पेयर में आ सकता है, आया हुआ है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। आप मानो ना मानो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो कई सारे पेपर्स देखे और उसका काम धंधा ही है मेरा ये। जैन तीर्थंकर के स्टेच्यूज, पर कैसे स्टेच्यूज? कालखंड स्टेच्यूज ऑफ जैन तीर्थंकर। कालखंड क्या होता है? उसमें दो बातें हैं। कई लोग कहते हैं कालखंड मतलब पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड। दूसरा मीनिंग ये भी है कालखंड का कि कालखंड इज अ काइंड ऑफ व्हाइट मार्बल स्टोन, जिससे बने हुए जैन तीर्थंकरों के स्टेच्यूज, जो पीस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अहिंसा को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन वायलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाइट। ये एक स्टेच्यू है श्री गोमतेश्वर, कर्नाटक में ये स्टेच्यू है। दिस इज वन काइंड ऑफ दैट स्टेच्यू। कालखंड का ये स्टेच्यू है, व्हाइट मार्बल, व्हाइट पत्थरों से बना हुआ स्टेच्यू है। कालखंड, जैन तीर्थंकर, मैच द पेयर। इलोरा केव्स, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा नहीं, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो महान राजा हुए भाई, उन्होंने इलोरा केव्स का जो सर्जन करवाया, क्रिएशन करवाया, वो मैच द पेयर में आ सकता है। तो ये फोटो है। और भी कई सारे कल्चरल हेरिटेज के प्लेसेस है, जैसे कि पैलेसेस बनवाए, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, स्तूप मतलब स्तूप के बारे में हम चैप्टर 3 में ज्यादा पढ़ेंगे। विहार, टेम्पल्स के बारे में, विहार भगवान बुद्ध का ही होता है, उसके बारे में भी आगे के चैप्टर्स में सब कुछ आएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ पूछा नहीं जाता तो क्यों टाइम वेस्ट करें, राइट। टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्स, फोर्ट्स एंड गेट्स, कई सारी चीजें बनी। अब कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज फ्रीडम मूवमेंट्स प्लेसेस। इंडिया के कल्चरल हेरिटेज की बात है, नॉट जस्ट गुजरात। उसमें फ्रीडम मूवमेंट, जब भारत आजाद हो रहा था और उस समय पे जो मूवमेंट हो रही थी अलग अलग सिटीज में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह वगैरह वगैरह वगैरह, कई सारे, वो कोई ना एक प्लेस को सिलेक्ट करते थे और वहां से मूवमेंट चलाई जा रही थी। वैसे प्लेसेस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन अवर कल्चरल प्लेसेस लिस्ट, लाइक साबरमती आश्रम अहमदाबाद, दांडी, बारडोली सरदार वल्लभ भाई पटेल, वर्धा महाराष्ट्र, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर, एंड दिल्ली सब जानते ही है। और है बिग इंडियन डिस्कवरीज जो हमने वर्ल्ड को दी, हमारी ये डिस्कवरीज हमारे नाम पे है। वी हैव डिस्कवर्ड सच थिंग्स। तो कौन कौन सी है ये? इसमें से कुछ भी पूछा नहीं जाता है, जस्ट हमारे लिए पर्सनल। लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, जीरो, मैथ्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयन, लिटरेचर, रिलीजन, युद्ध शास्त्र मतलब वॉर साइंस, चैरियट, पॉलिटिकल साइंस, जियोलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, स्पिरिचुअलिटी, रिपब्लिक, जुडिशरी, लॉ मेकिंग, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सब मतलब ए टू जेड ऑल द फील्ड में हमने डिस्कवरी करके वर्ल्ड को दी है। फिर न्यूटन बच्चा आया और उसके ऊपर एप्पल पड़ा तो वो सोच में पड़ गया, कहाँ नीचे ही क्यों गिरा? उससे पहले लॉस ऑफ ग्रेविटेशन हमने खोज रखे थे, वो तो हम अमेरिका वगैरह गए नहीं और उसका हमने विस्तार नहीं किया, बस बात ये है। चैप्टर 6 में आएगा, वो चैप्टर 5 में आएगा। अब है प्लेसेस विद कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस, जिसमें कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल और लेजेंडरी इंपोर्टेंस। ये चार जो है ना, बारी 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 पूछे गए है ये। हाँ, स्कूल की यूनिट टेस्ट ले लो, फर्स्ट एग्जाम की टेस्ट ले लो, इसमें से एक बोर्ड में भी आ सकता है, क्योंकि बोर्ड में 4 तो नहीं आ सकते हैं, उतनी जगह नहीं है इस चैप्टर की उसमें। ये आपकी कई सारी एग्जाम्स में चारों के चारों एज इट इज आ सकते हैं। याद रखना, ये मैच द पेयर परफेक्टली पूछे जाते हैं। लोथल धोड़का तालुका, रंगपुर लिंबड़ी तालुका सुरेंद्रनगर, ये गांव के नाम है, प्लेस के नाम है, और वो कौन से तालुका और डिस्ट्रिक्ट में है वो ब्रैकेट में दी है। धोड़ावीरा कच्छ डिस्ट्रिक्ट, रोजड़ी श्रीनाथगढ़ राजकोट डिस्ट्रिक्ट। रोजड़ी या श्रीनाथगढ़ दोनों एक ही सेम नेम, सेम वन प्लेस सेम नेम, राइट। और सिंह पिलग्रिमेज प्लेसेस की बात करें तो ये भी विक्टोरिया टावर, वड़नगर, नरेंद्र मोदी, अशोक का स्टोन इंस्क्रिप्शन, मतलब बड़ा एक स्टोन होता है जिसे गुजराती या हिंदी में शिलालेख कहा जाता है। बड़ी शिला मतलब
लार्ज जायंट स्टोन होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है। कैसे लिखते होंगे वो? दिस इज अ पिक्चर ऑफ दैट। जब आप जूनागढ़ जा रहे हो और आपको गिरनार क्लाइंब करना है तो रास्ते में ही आपको वो राइट हैंड साइड आपको बड़ा एक साइन बोर्ड मिलेगा, उसमें लिखा है, राइट। तो ये जूनागढ़ में है। अशोक का स्टोन इंस्क्रिप्शन, विक्टोरी टावर वड़नगर, ये मैच द पेयर के लिए आईएमपी क्वेश्चन है। सन टेम्पल मोढेरा, उसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे, डिटेल में हम पढ़ेंगे। सन टेम्पल ऑफ उड़ीसा, चैप्टर 3 और चैप्टर 6 में दोनों के बारे में हम डिटेल में शॉर्ट नोट पूछी जाती है, हम पढ़ेंगे। चापानेर का गेट, रुद्रमहल सिद्धपुर, मैच द पेयर। मानसर लेक विरमगाम, मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं इसके बारे में और ये बोर्ड में पूछा जा सकता है। मानसर लेक विरमगाम, जामा मस्जिद अहमदाबाद, झूलता मीनारा, शेकिंग मिनरेट्स अहमदाबाद, सीधी सैयदनी ग्रिल अहमदाबाद, हठी सिंह के देरा मतलब टेम्पल्स जैन, वो भी अहमदाबाद में। सहस्त्रलिंग लेक पाटन में है। राजमहल रॉयल पैलेस वडोदरा, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद खान जूनागढ़, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद खान जूनागढ़, एंड पारसी अग्यारी नवसारी। ठीक है बच्चे, चलो कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात की बात करें तो जहां रिलीजियस धार्मिक महत्व है जिसका, वैसे प्लेसेस कहां कहां है? तो है ना, कई जगह पे है। द्वारकाधीश टेम्पल तो द्वारका में ही होगा। शारदा पीठ ऑफ जगतगुरु शंकराचार्य, वो भी द्वारका में है। कहां है? मैच द पेयर के लिए क्वेश्चन है। वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है हर हर महादेव शिव जी के महान मंदिर भारत में फैले हुए हैं 12, उसमें से एक आउट ऑफ 12 वन इज इन सोमनाथ। कौन सा जिला? गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट। अंबाजी नॉर्थ गुजरात, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, बहुचराजी मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट, रणछोड़राय का टेम्पल डाकोर खेड़ा एंड शामड़ाजी टेम्पल अरवली डिस्ट्रिक्ट। कौन सी जगह कहां पे है? ये मैच द पेयर में आ सकता है। ये टीचर्स लोग जो होते हैं ना, टीचर्स की जो जाति होती है ना, वो कुछ भी कहीं से भी पूछते हैं। इजीली मैं बता रहा हूं। रिलीजियस, सोशल, टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस की बात करें तो अब ये जो 4 आएंगे ना, ये सारे के सारे मोस्ट आईएमपी है, कई बार पूछे गए। पोलो फॉरेस्ट विजयनगर साबरकांठा, ये एक ही है। पोलो फॉरेस्ट विजयनगर साबरकांठा। काइट फेस्टिवल अहमदाबाद, कांकरिया कार्निवल अहमदाबाद, ताना रीरी फेस्टिवल वड़नगर, नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल मोढेरा एंड रणोत्सव कच्छ में। याद रखना 2 चीजें अहमदाबाद में है, ये काइट फेस्टिवल कर्नाटक का, सॉरी कांकरिया कार्निवल। कांकरिया लेक जो है वो भी अहमदाबाद में है, तो कांकरिया कार्निवल भी अहमदाबाद में, काइट फेस्टिवल भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है। काइट्स उड़ाई जाती है मकर संक्रांति के आसपास के दिनों में, फॉरेन से भी लोग आते हैं। ताना रीरी फेस्टिवल की बात करें तो ताना और रीरी ड्यूएट म्यूजिक गर्ल थी, अच्छी सिंगर थी। शायद जब तक मैं जानता हूं, मैंने पढ़ा है, यदि गलती मुझसे नहीं हो रही है तो नरसिंह मेहता ने उनको ट्रेनिंग दी थी गाने की। उसको कोई रिलेशन नहीं थे। ताना रीरी करेक्ट। जयस, आप गुजराती इंग्लिश मीडियम दोनों पढ़ रहे हो या जस्ट नॉलेज के लिए हो? आई थिंक यू आर नॉट अ स्टूडेंट, आई थिंक, सॉरी इफ यू आर स्टूडेंट देन फॉरगिव मी। रण महोत्सव कच्छ में होता है, राइट। आप जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन के कई सारे प्लेसेस है, ये कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, कहीं से भी पूछा नहीं जाता है, कुछ भी पूछा नहीं जाता है। उसकी केव्स और ये सारी जगहों पे उनकी केव्स है, ठीक है। आप है फेयर्स ऑफ गुजरात, गुजरात के फेयर्स, मेले जहां लगते हैं, जहां खाते हैं लोग केले, घूमते हैं कई सारे चेले। मेलों की मजा अलग ही होती थी पहले, अभी सारी कुछ चीजें, समय सब कुछ बदल गया, शायद अब वो मजा नहीं रही। आपके कोई सीरीज में यदि कुछ मेले लग रहे हैं या वो सब है तो यू कैन कमेंट। अब फेयर्स की बात करें तो फर्स्ट फेयर इज मोढेरा फेयर। कौन सा फेयर है पहला? मोढेरा फेयर। टेक्स्ट बुक में गलती है, लेट मी शो यू द टेक्स्ट बुक।
आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं बता सकता हूँ आपको कि है क्या गलती, उसमें क्या है। आपके पास है तो आप खोल सकते हो। देखो लिखा है यहाँ पे, दिख रही है क्या लिखा है? मोढेरा फेयर, मोढेरा मेहसाणा, 3rd वीक ऑफ जनवरी। उसके ऑप्शन में लिखा है श्रावण सुद अमावस्या, लिखा है कि नहीं ऐसा? अब आप एक बात बताओ, श्रावण वद अमावस्या होती है, सूद में तो अमावस्या आती ही नहीं है। अमास हमेशा वद में आता है, सूद में कभी नहीं आता। सूद में पूनम आती है भाई। टेक्स्ट बुक वाले कई सारी चीजें उन्होंने इंप्रूव की है, तो गलतियां निकाल ही नहीं रहे वो। और दूसरा लिखा है 3rd वीक ऑफ जनवरी। मेरे भाई मेरे दोस्त जो भी लिखा है, श्रावण महीनो क्यारे आवे बेटा? जनवरी में आवे। So Moढेरा fair is celebrated 2 times a year. So this is completely a mess. So right answer क्या लिखना है? श्रावण वद अमावस्या। राइट जब भी आपको पूछा जाए इसके बारे में तो ठीक है ना भाई। उसमें जो लिखा है ना 3rd वीक ऑफ जनवरी, 3rd वीक ऑफ जनवरी में मोढेरा डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है। ऐसे लोग हैं भाई। भाद्रवा वद अमावस्या, ये दोनों वद अमावस्या के मेले हैं जो मैंने साथ में रखे। मैंने क्रम मतलब सीरियल चेंज करी है थोड़ी। जो नकड़ंग फेयर है तब ऑर्गेनाइज होता है कोडियाक भावनगर में, ठीक है। भादरवी पूनम का फेयर जो है वो अंबाजी में माँ जगदम्बा के वहां ऑर्गेनाइज होता है, अंबाजी बनासकांठा। 1st वीक ऑफ भाद्रपद, भाद्रपद मतलब आपको गुजराती महीने याद होने चाहिए भाई, नहीं है तो याद कर लेना चाहिए। 1st वीक ऑफ भाद्रपद मतलब भाद्रव महीनो, कार्तिक, माघसर, पोष माह, फागण, चैत्र, वैशाख, जो महीना आवे છે ને लाइक दैट। तरणेतर फेयर, तरणेतर सुरेंद्रनगर में ऑर्गेनाइज होता है चैत्र सुद 9 से लेकर 13 तक। माधवपुर का फेयर होता है माधवपुर पोरबंदर में, बहुत ही बढ़िया फेयर ऑर्गेनाइज होता है। चैत्र सुद पूनम बहुचराजी फेयर बहुचराजी में ऑर्गेनाइज होता है महसाणा में। माघवद 9 से लेकर 12 तक। भवनाथ महादेव फेयर गिरनार जूनागढ़ में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। फिर है फाल्गुन सुद पूनम मतलब फागण महीनो, होली। डांग दरबार फेयर आहवा डांग में ऑर्गेनाइज होता है। ये याद रखना। होली के 5-7 दिन बाद, होली के 5-7 दिन बाद गोड़ गधेड़ा फेयर गरबड़ा दाहोद में ऑर्गेनाइज होता है। फिर होली से लेकर रंग पंचमी तक शामड़ाजी सॉरी भांगुरिया फेयर ऑर्गेनाइज होता है क्वांट छोटा उदयपुर में। कार्तिक सुद 11 से पूनम तक शामड़ाजी ठाकुर फेयर, शामड़ाजी अरवल्ली, शामड़ाजी महादेव सॉरी श्री कृष्ण भगवान जहां पे होते। कार्तिक सुद पूनम, ये तीनों फेयर कार्तिक सुद पूनम के हैं, इसलिए मैंने साथ में रखे आपको याद रखने के लिए। कार्तिक पूर्णिमा फेयर सोमनाथ गिर, बहुठा फेयर धोड़का अहमदाबाद, तीनों सेम डे पे ऑर्गेनाइज होते हैं। ये लास्ट के 2 फेयर है वो रजब मंथ मतलब मुस्लिम मंथ होता है। 9, 10, 11, 16 से 22 तक इस्लामिक फेयर है ये। भाड़ियात फेयर एंड मीरा दातर फेयर, भाड़ियात अहमदाबाद, उनावा, महसाना, ठीक है। ये थे मेले। मेले कब ऑर्गेनाइज होते हैं, कौन सी तिथि होती है, कौन सा मेला कौन सी जगह पे ऑर्गेनाइज होते हैं, ये सारी चीजें बताई गई। यदि आपको जाना है तो इस हिसाब से आप कैलेंडर चेक करके जा सकते हैं, यू कैन विजिट, बराबर है। अब जो आएंगे क्वेश्चंस भाई, उसमें से 20% पॉसिबिलिटी है कि मैच तो पैर में आए, बाकी 80% पॉसिबिलिटी है कि 2 मार्कर में आएंगे। कहां आएंगे? 2 मार्कर में आएंगे। कोई बात नहीं, चलो। Primitive man came into existence at the same time in India and Eastern South Africa. Primitive man मतलब आदि मानव, सबसे पहले का इंसान 2 जगह पे सेम एग्जिस्ट करता था, इंडिया एंड ईस्टर्न साउथ अफ्रीका, ठीक है कोई बात नहीं। फॉरेन ट्राइब्स इंडिया की
वेरी एंड प्रोस्परस हेरिटेज देखकर मेस्मराइज हो गई, चकाचौंध देखकर आंखें उसकी वाइड हो गई। और सो मेनी ऑफ देम केम टू इंडिया, कई सारी उसमें से इंडिया में आई। रिजल्ट क्या हुआ कि डिफरेंट ट्राइब्स के जो रिमेन्स थे वो इंडिया में ही आपको मिलते हैं। कुछ इंडियन ट्राइब्स को आज भी आप देखोगे तो पता चलेगा उसका जो रिलेशन है वो कौन कौन सी एंशियंट ट्राइब से है। अब देखो, द्रविडियंस वर वंस बिलीव्ड टू बी द मोस्ट एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया। ऐसा पहले माना जाता था। आपकी टेक्स्ट बुक में गलत लिखा है, आपकी मतलब हमारी टेक्स्ट बुक में गलत लिखा है। क्या लिखा है इसमें? मैं आपको बीच बीच में दिखा रहा हूं तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? कौन सी तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है सर, वी आर मास्टर माइंड्स। नहीं, अभी नहीं तकलीफ, तकलीफ अभी आएगी। देखो, ऐसा माना जाता था कि द्रविडियन वर बिलीव टू बी द मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया, माना जाता था। पर उसके बाद कुछ मॉडर्न रिसर्च हुए, जिसमें दो रिसर्च हुआ। एक लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेस पे रिसर्च हुआ, दूसरा रिसर्च हुआ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कि आप ह्यूमन, उसका पास्ट क्या था, उसके फिजिकल कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसके सारी चीजों के बारे में जो आप स्टडी करते हो उसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। तो लिंग्विस्टिक एंड एंथ्रोपोलॉजी के जो रिसर्चर्स आए उन्होंने बताया कि द्रविडियंस वर वंस बिलीव्ड टू बी मोस्ट एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया। दैट इज रॉन्ग। द्रविडियंस सबसे पुराने पीपल नहीं थे इंडिया में। तो इट इज प्रूव्ड दैट अलोंग विद द द्रविडियंस, यहां पे क्या लिखा है टेक्स्ट बुक में? यहां पे लिखा है प्रूव्ड दैट इवन बिफोर द्रविडियन, बिफोर द द्रविडियंस, बिफोर नहीं है मेरे भाई, ये गलत है, बिफोर नहीं है। तो अलोंग विथ, द्रविडियन से पहले नहीं, द्रविडियन के साथ साथ और 6 ट्राइब इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, रहती थी। इसने तो द्रविडियन से पहले ही बता दिया। सो ये गलती है, सुधार लेना, ठीक है। और वो सारी ट्राइब्स के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली ट्राइब है, 2 मार्क में ये पूछा जाता है। 2 मार्क का जब भी क्वेश्चन आए, यू हैव टू राइट 5 to 6 पॉइंट्स, राइट। परफेक्टली सच्चे 6 पॉइंट आपने लिख दिए, 2 मार्क आपके कोई नहीं काट सकता। जैसे जो उखाड़ना है उखाड़ दो। 4 परफेक्ट पॉइंट लिख दिए, बात खत्म। 6 सॉरी। नाम है नेग्रिटोइड, हब्सी पीपल, निग्रोस पीपल। 3 नाम है, नेग्रिटोइड, हब्सी एंड निग्रोस। नेग्रिटोइड, हब्सी एंड निग्रोस। हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं, इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि निग्रोस, नेग्रिटो, हब्सी पीपल वर द मोस्ट एंशिएंट इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया। कहां से आए थे? अफ्रीका से आए थे। अफ्रीका से डायरेक्ट इंडिया आए थे? नहीं, बीच में रुके थे। कहां पे? बलूचिस्तान, आज जो पाकिस्तान के सामने लड़ रहा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा ही है बलूचिस्तान। एक एरिया है, विस्तार है पूरा। और वो आज पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहता। कैसे भी करके, युद्ध करके, पाकिस्तान को खत्म करके भी वो अपना अलग देश बनाना चाहता है, बलूचिस्तान। क्योंकि कई सारे मिनरल्स से रिच एरिया है बलूचिस्तान, जिसका पाकिस्तान लाभ उठा रहा है। वहां के लोग बलोच कहा जाता है। बलूचिस्तान। फिजिकल फीचर्स क्या थे इन लोगों के? दिखने में है, ब्लैक स्किन थी, शॉर्ट हाइट थी अराउंड 4 to 5 फीट एंड कर्ली हेयर था, जो आज भी अफ्रीकन लोगों के आपको देखने को मिलेंगे, कर्ली हेयर। उसके बाद है ऑस्ट्रोलॉइड पीपल, जिसका दूसरा नाम है निषाद। क्या नाम है? निषाद पीपल। ये पीपल कहां से आए थे? साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। कहां से आए थे? साउथ ईस्ट एशिया से आए थे। फिजिकल फीचर्स एस्ट्रोलॉइड के क्या थे? आप पढ़ो, तब तक मैं पानी पी लूं। कंपेयर करना, ये जो दिख रहा है और जो लिखा है सेम ही होंगे। ठीक है ना?
क्या फिजिकल फीचर्स है ऑस्ट्रेलोइड पीपल के? 2 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड ने पूछा हुआ है एक बार। साउथ ईस्ट एशिया से आए थे इंडिया में, ब्लैक स्किन है, ब्रॉड हेड है, फ्लैट नोज है, शॉर्ट हाइट है। बराबर है। ये ऑस्ट्रेलोइड लोग आए ट्राइब आए, उसके बाद आए आर्यंस। उसके बाद जो आर्यंस आए वो आर्यंस इसे निषाद बुलाते थे। क्या बुलाते थे? निषाद पीपल, कॉल देम निषाद। ये जो ट्राइब थी ना ऑस्ट्रेलोइड पीपल, आज वो इंडिया में कहाँ है? तो कोल एंड मुंडा खासी, कोल मुंडा एंड खासी लोग खास करके जो आसाम में है, वो ऑस्ट्रेलोइड के सीधे वारसदार है। कोल एंड मुंडा नाम की जो ट्राइब आज इंडिया में रह रही है, वो भी ऑस्ट्रेलोइड पीपल ही है। एंड निकोबार और म्यांमार में जो कई सारे लोग रहते हैं, वो भी ऑस्ट्रेलोइड है। ठीक है, 2 मार्कर। उसमें उसका भी इंडियन कल्चर में कई सारा कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि वो क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन बनाते थे, यूटेंसिल्स बनाते थे, कॉटन क्लॉथ्स वो पहनते थे, बनाते थे, कई सारे और भी स्किल्स वो जानते थे। और उनकी खुद की अपनी रिलीजियस बिलीफ थी। इतना ऑस्ट्रेलोइड में खत्म। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द्रविडियंस। 2 चीजों के बारे में सीधे सीधा क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं, कई बार सीधे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते, कई बार ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो सीधा क्वेश्चन ये पूछेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द्रविडियंस। तो आप तो लिख ही पाओगे, 6 पॉइंट लिखना है, बस बात खत्म। इसमें तो कई सारे पॉइंट्स हैं, पर वो उन लोगों ने ऐसा पूछ लिया तो क्या कैसा पूछा? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्रिएटर ऑफ सिंधु वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो द्रविडियन है। यदि आपको ऐसा पूछ ले कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पीपल हु आर डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ स्टोन एज कल्चर, मतलब स्टोन एज कल्चर के सीधे वारसदार, तो वो भी द्रविडियन। देखो, सिंधु वैली सिविलाइजेशन मतलब मोहनजोदड़ो के डायरेक्ट क्रिएटर, स्टोन एज कल्चर के सीधे वारसदार, दोनों द्रविडियंस है। अब उसकी खास बात क्या है? वो इंडिया में नॉर्थ से आए थे। 2 चीजों की वजह से वो इंडिया में टिक गए, रहने लगे, और उसको धीरे धीरे नाम उसका हो गया द्रविडियंस। अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, ये 2 चीजों की वजह से वो इंडिया में टिक गए, रह गए। वो कभी उन लोगों ने आज तक नहीं बदला। आप आज भी अपनी लैंग्वेज वो टिकाए हुए हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, वो द्रविडियंस ही है। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात? They introduced the idea of, उन लोगों ने क्या आइडिया दिया? मदर इज गॉडेस एंड फादर इज गॉड। ये आइडिया देने वाले कौन थे? द्रविडियंस थे। मदर इज गॉडेस मतलब पार्वती माँ, एंड फादर इज गॉड मतलब भगवान शिव। ये आइडिया किसने दिया? द्रविडियंस ने दिया। राइट। सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिव एज डिवाइन पेरेंट्स, उसका एक थॉट डेवलप हुआ द्रविडियन की वजह से। गिफ्ट्स ऑफ द्रविडियन कल्चर की गिफ्ट क्या? नेचर और एनिमल की पूजा करना, धूप दीप और आरती से पूजा करना। धूप दीप मतलब अगरबत्ती, दिया, और आरती मतलब आरती जो एक रिचुअल है, हम आरती करते हैं ना मंदिरों में जाके। ये गिफ्ट देने वाला है द्रविडियंस। सो ओरिजिनल। अब क्या हुआ? एक चीज हुई, आर्यंस आए, आर्यंस भी रहने लगे। जहां द्रविडियन रहते थे, आर्यंस भी रहने लगे। द्रविडियंस जिस भगवान को मानते थे, जो डेइटीज मतलब भगवान, मतलब शिव, पार्वती माँ को मानते थे, वही भगवान को आर्यंस ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम भी वही भगवान को मानेंगे जिसको आप मान रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हमें तकलीफ ही नहीं है, कोई देयर इज नो तकलीफ, देयर इज नो दिक्कत। सेम बिलीफ। और एक्सेप्ट करके अपना जो आर्यंस का कल्चर था, वहां उन लोगों ने द्रविडियंस के गॉड्स को एस्टेब्लिश कर लिया, रीएस्टेब्लिश किया कि हम भी वही मानेंगे जो आप मानते हो। ठीक है। द ओरिजिनल डेइटीज ऑफ द्रविडियंस वर लेटर एक्सेप्टेड बाय आर्यंस एंड रीएस्टेब्लिश्ड एज गॉड ऑफ इंडियन कल्चर। बराबर है। नॉर्थ इंडियन आर्यन कल्चर, नॉर्थ इंडिया में जो आर्यन कल्चर था वो बहुत ही इन्फ्लुएंस हुआ, द्रविडियन से भी ज्यादा वो फैला। द्रविडियंस के अंदर आर्यन कल्चर फैल गया। सो क्या हुआ पता है? इंटरकास्ट मैरिजेस धीरे धीरे जगह लेने लगे। द्रविडियंस के शादियां आर्यंस के साथ होने लगी, आर्यंस की शादियां द्रविडियंस के साथ होने लगी। और
द्रविडियन लोग जो थे वो मैट्रियार्कल सिस्टम को फॉलो करते थे। मैट्रियार्कल सिस्टम का क्या मतलब होता है? मदर एज अ हेड ऑफ द फैमिली, जो आज भी है कई सारे फैमिलीज में, मोस्टली 90% प्लस फैमिलीज में, जहां मम्मी का रूल चलता है, गृह मंत्री का रूल चलता है, बड़ा प्रधान नहीं। आपको ऐसे भी पूछेंगे शॉर्ट नोट, write short note on the caste or tribe or people where matriarchal system was followed. तो Druidians, right? Family led by mother. The progress crafts बनाते थे, कई सारे आर्ट्स में भी वो आगे थे, बोट्स एंड राफ्ट्स बनाते थे, वीविंग करते थे, स्पिनिंग करते थे, डाइंग करते थे, ये सारी चीजें में द्रविडियंस एक्सपर्ट थे। पर धीरे धीरे ना आर्यंस आए हैं, रह गए नॉर्थ में, जहां द्रविडियंस थे वहां आर्यंस आए, वहां रुक गए। और वहां आर्यंस का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि द्रविडियंस को लगा कि यार हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, आर्यंस रहने लगेंगे, तो कुछ भी कोई ना कोई थॉट आया होगा, ये तो मेरा मन से आया। तो धीरे धीरे द्रविडियन साउथ इंडिया में सेटल होने लगे और आर्यंस नॉर्थ इंडिया में। तो वो साउथ इंडिया में आए, उसका प्रूफ क्या? प्रूफ ये, आज भी द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज बोली जाती है। कौन कौन सी द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज आपकी एक्सरसाइज में ये दी गई है, क्वेश्चन है। ये 4 लैंग्वेज द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, राइट? इसमें से एक को निकाल देंगे और रख देंगे दूसरा, और आपको क्वेश्चन बना के पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज? तमिल, तेलुगु, सिंधी, मलयालम। तो सिंधी नहीं है, मराठी नहीं है, हिंदी नहीं है, गुजराती नहीं है, बंगाली नहीं है, राइट? ओके। उसके बाद दूसरी ट्राइब्स जिसका नाम है मोंगलोइड, अदर ट्राइब्स ऑफ इंडिया, मोंगलोइड है इंडिया में। मार्च 2000 मतलब 2025 की बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन मार्च 2025 बोर्ड के एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मोंगलोइड ट्राइब कहां से आई थी? नॉर्थ चाइना से आई थी, तिब्बत होकर आई थी एंड इंडिया में सेटल हो गई। इंडिया में कहां सेटल हुई ये ट्राइब? नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल। आज भी वहां के कुछ लोग आपको मोंगलोइड जैसे दिखेंगे। कैसे दिखते होंगे तो मोंगलोइड कहेंगे, धीरे धीरे वो इंडियनाइज हो गए, वो बात अलग है। और इसके फिजिकल फीचर्स मोंगलोइड पीपल के क्या है? तो देखो, येलो कॉम्प्लेक्शन, मतलब पीला सा शरीर होगा उसका, पीले रंग जैसा, कंप्लीट एकदम येलो नहीं, डार्क येलो नहीं, ऑफ येलो। फ्लैट फेस होगा, चब्बी मतलब एकदम फैले हुए, एकदम कटादार चिक्स होंगे। आलमंड जो होता है ना, बादाम, उसके शेप जैसी आंखें होगी। आपको दिख रहा है पिक्चर कितना मुझे पता नहीं, पर परफेक्टली दिख रहा होगा शायद, कोई दिक्कत नहीं है ना? दिख रहा है ना इन लोगों को यार? बिकॉज ऑफ द येलो स्किन टोन, इसका स्किन का टोन येलो था, दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड किराट। ये तो कोई लॉजिक तो बना नहीं यार कि येलो स्किन जैसा दिखना इसका मतलब किराट। ये जो मोंगलोइड इंडिया में आए ना, उससे पहले इंडियन के नॉर्थ इंडिया के आसपास के, मतलब ये जो प्लेस दिखाए गए थे ना, वहां एक और प्रजा मतलब ट्राइब रहती थी, राइट? वो जो ट्राइब थी, वो ट्राइब भी येलो स्किन टोन वाली थी। उसको पहले से किराट या फिर किराटी कहा जाता था। उसके बाद ये लोग आए तो ये लोग भी वैसे ही दिखते थे जैसे ऑलरेडी यहाँ पे रहने वाले किराटी लोग दिखते थे, इसीलिए इसका नाम किराटी कहा गया। ठीक है, देखो फिर और भी लोग आए, अल्पाइन आए, डेनरिक आए, आर्मेनोइड आए, इसमें से कुछ भी पूछा नहीं जाता है। सेंट्रल एशिया थे आए थे। सिमिलर फीचर्स आज भी आपको मिलेंगे गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा में रहने वाले लोगों से। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्यंस। आर्यंस के बारे में काफी सारी बार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है, 2 मार्क का सवाल आ सकता है। चलो, आर्यंस का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नाम क्या है आर्यंस का? तो नॉर्डिक इज द सेकंड नेम ऑफ आर्यंस। आर्यंस को नॉर्डिक भी कहा जाता था। और वो किसके क्रिएटर थे? जैसे कि सिंधु वैली सिविलाइजेशन के क्रिएटर द्रविडियन है,
तो आर्यन वैली सिविलाइजेशन के क्रिएटर आर्यंस होंगे, सीधी सी बात है। पहले के जमाने में हिंदू लोग जो थे उसे आर्यन कहा जाता था। धीरे धीरे आर्य वर्ड धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा और हिंदू वर्ड धीरे धीरे अप आने लगा। अब धीरे धीरे हिंदू भी वर्ड धीरे धीरे डाउन हो रहा है, सनातनी वर्ड अप हो रहा है। समय समय का खेल है ये। In the ancient times, Hindus were called Aryans. The land where they lived, जहां आर्यंस लोग तादाद में रहते थे, बहुत ही बड़ी जनसंख्या में रहते थे, उस जगह को कहा जाता था आर्यावर्त। आर्यावर्त। और वहां 7 नदियां बहती थी, इसीलिए उस एरिया को दूसरा नाम सप्त सिंधु भी कहा जाता था, flowing through it, so it's called Sapta Sindhu, land of 7 rivers. 1 2 3 4 5 6 7. So first Aryans lived mainly in the northwest region of India. इंडिया के नॉर्थ वेस्ट एरिया में आर्यंस सबसे पहले बसे थे, सेटल हुए थे, रहने लगे थे। मैंने कब कहा कि आर्यंस इंडियन नहीं थे? ऐसा तो कोई इसमें भी नहीं लिखा है, मैंने भी नहीं बोला है। मैं जो बोलता हूं उसके लिए मैं जिम्मेदार, आप जो समझते हो उसके लिए आप जिम्मेदार, ठीक है। सो लैंड ऑफ आर्यवर्त स्प्रेड, मतलब ईस्ट मिथिला तक, बिहार तक फैले हुए जो एरिया है वहां आर्यन रहते थे। साउथ में विंध्याचल पर्वत एरिया, वहां तक आर्यंस रहते थे। आर्यंस वर मोर एडवांस। आर्यन जब रहते थे उस समय पे जितनी ट्राइब इंडिया में थी उससे में सबसे ज्यादा एडवांस कोई थे तो आर्यन थे, बराबर है। सो महाभारत में भी आर्य शब्द का यूज है, मतलब जो भी महाभारत के टाइम पे लोग थे वो सब आर्यन ही कहलाते थे, राइट। तो वास्ट लैंड वाज नोन बाय मेनी नेम्स। ये जो जगह थी ना जहां आर्यन लोग रहते थे, उस जगह को अलग अलग कई सारे नाम से जानी जाती है, जैसे कि भारत भूमि, भरतखंड, भारतवर्ष, भारत वगैरह वगैरह वगैरह। और एक भरतकुल का, एक भरतकुल मतलब फैमिली ऑफ भरत, रूट ट्राइब, उसके एक राजा हुए, उनका नाम था भरत राजा, उनके नाम से ये नाम पड़ा भारत। भा मतलब सूर्य, भास्कर, रथ मतलब उसमें घोल मिल जाने वाला, ऐसा देश का नाम है। सो आर्यंस वर नेचर लवर्स भी थे, तो क्या करते थे? वर्शिप करते थे, लव करते थे किसको? ट्रीज को, रिवर्स को, माउंटेन्स को, सन, विंड, एयर, रेन, सबकी पूजा करते थे, सबको चाहते थे वो। दैट्स व्हाई दे आर नेचर लवर्स। एंड उन लोगों ने कई सारे हाइम्स मतलब रिचस मतलब प्रार्थना मतलब श्लोक्स भी लिखे संस्कृत में। क्यों? नेचर को पूजा करने के लिए कुछ तो प्रार्थनाएं तो होनी चाहिए, वो प्रार्थनाएं भी इन लोगों ने लिखी। और द टाइम बीतता गया, रिलीजियस सेरेमनीज बिकेम कॉमन। धीरे धीरे धार्मिक सेरेमनीज होती गई, जैसे कि वेदों का गान, मतलब वेद गावा नहीं, वेद बात, परफॉर्मिंग, यज्ञ होते गए धीरे धीरे। तो इस यज्ञ में अलग अलग और भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होती है, इसमें संस्कृत के श्लोक बहुत ही आवश्यक है, संस्कृत प्रेयर्स बहुत ही आवश्यक है। सो वो आर्यंस ने सब कुछ बनाया। तो ये आर्यंस इंडियन नहीं है तो कौन है? यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नाम आया कि आर्यंस चाइनीज थे? क्या ऐसा कुछ भी आया? अफ्रीका से आए थे ऐसा कुछ भी आया? मतलब रशिया से आए थे ऐसा कुछ भी आया? यही की बात है, कहीं से भी आए ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, आर्यंस के बारे में बात खत्म हो गई। अब है जनरल पॉइंट्स। ये जो क्वेश्चन है ना जनरल पॉइंट का, ये 2 बार बोर्ड में पूछा गया है, 2 बार बोर्ड में पूछा गया है। 2024 में भी शायद पूछा था, 2024 बोर्ड में भी ये क्वेश्चन था। इंडियन कल्चर इज द कल्चर ऑफ अमालगमेशन। इंडियन कल्चर इज द कल्चर ऑफ अमालगमेशन, मतलब मिश्रण ऑफ ऑल कल्चर्स। व्हाई? स्टेट गिव रीजंस। तो ये क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। ब्यूटीफुल अमालगमेशन का मतलब होता है मिक्सचर हुआ,
कई सारे यूनिक लाइफस्टाइल ट्राइब्स इंडिया में आती गई, क्रिएटेड हार्मोनाइज कल्चर एक क्रिएट हुआ, एंड दैट गेव इंडिया ग्लोरियस रिच हेरिटेज हमें मिला। ओवर द टाइम, समय बीतता चला गया तो क्या हुआ, फॉरेन इंडियन ट्राइब्स जो ऐसे मिक्स हो गई कि अपनी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो गई। सब पता ही नहीं चला समय के चलते कि हमारे पुरखे कौन है, वो सब इंडियंस हो गए। इंटरकास्ट मैरिजेस धीरे धीरे शुरू हो गए, आउटसाइडर्स और लोकल्स इतने इन्फ्लुएंस हुए कि उनकी लैंग्वेज, उसका स्क्रिप्ट, उसका नाम, रिलीजियस बिलीफ सब इन्फ्लुएंस हुआ, एंड दिस प्लेड अ बिग रोल इन इंडियनाइजिंग द फॉरेनर्स। इसने सबसे बड़ा रोल निभाया फॉरेनर्स को इंडियनाइज करने में, राइट। सो सिंस एंशिएंट टाइम्स हमारा कल्चर कैसा है, ब्यूटीफुल एंड कंपोजिट, एकदम एक स्थिर चलने वाला, और इंडिया में ग्रो भी हुआ। फाइनली दे ऑल बिकेम सिंपल इंडियंस बन गए, वन पीपल वन कल्चर। सो इन शॉर्ट, मिक्सिंग ऑफ मेनी कल्चर्स मेड इंडिया कल्चर, हमारे कल्चर को और कलरफुल बनाया, और प्रोस्परस बनाया, और यूनिक बनाया वर्ल्ड में। था ही, पर ये इन सब का मिक्सचर हुआ, तो ज्यादा कलरफुल, ज्यादा प्रोस्परस, ज्यादा यूनिक बन गया, राइट। अब लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, वो भी बोर्ड में पूछा जाने की संभावना है। पॉसिबिलिटीज 2 मार्क का क्वेश्चन, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। प्रिजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन क्या होता है, वो 2 चीजें समझनी चाहिए। जो चीज अभी तक बिगड़ी नहीं है, टूटी नहीं है, खराब नहीं हुई है, उससे पहले उसे आप मेंटेन करना, संभालना शुरू कर दो, वो प्रिजर्वेशन है। जो टूटने की कगार पर है, खत्म होने की कगार पर आ गई है, धीरे धीरे बिगड़ रही है, और उसे आप संभालना, मेंटेन करना, सुधारना शुरू करो, वो है कंजर्वेशन, राइट। काफी सारी जो पैक फूड मिलते हैं, टेन पैक वगैरह, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं। क्यों? बिगड़ा नहीं अभी, बिगड़े ना इसलिए। एवरी पार्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेक्स इंडिया, हमारे हेरिटेज का कोई भी हिस्सा उठा के ले लो, ब्यूटीफुल, एट्रैक्टिव, आई कैचिंग है। ताजमहल से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर कई सारे टेम्पल से लेकर कहीं पे भी आप चले जाओ। Our heritage bring glory to the nation. हमारा हेरिटेज हमें ग्लोरी देता है, बिकॉज हमने प्रोटेक्ट करा है, प्रिजर्व करा है हमारे रिच कल्चर को। तो हमारा हेरिटेज इंडिया गॉट अ लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड। बचाए रखा तो हम लीडिंग पोजीशन में है, नहीं बचाया होता, खत्म होने दिया होता, खुद ही बिगाड़ दिया होता, खुद ही पत्थरों के ऊपर नाम लिख दिए होते, मनीष लव्स मनीषा, कमो लव्स कविता, जहां पहुंचा नहीं जा सकता वैसे पत्थरों के ऊपर ऐसे नाम लिखे हुए होते एड़े लोग। जैसे वहां कविता और मनीषा पढ़ने जाने वाली होगी। सो इट इज, तो हमारी ड्यूटी बनती है एज एन इंडियन सिटीजन कि हम उसे संभाले, प्रिजर्व करें, कंजर्व करें। कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है उसे रोके, भाई रहने दे तू। ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज लिखी गई है। कैसे? आर्टिकल 51A में 1 मार्क का सवाल हो सकता है कि हमारे हेरिटेज को कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन करने के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है। तो आर्टिकल नंबर 51A, उसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, बेसिक ड्यूटीज लिखी गई है। उसमें ये लिखा है, स्पेशली पॉइंट नंबर 6, 7 एंड 9 में, पॉइंट नंबर 6, 7 एंड 9, आर्टिकल 51 पॉइंट नंबर 6, 7, 9 में लिखा है। क्या लिखा है? ड्यूटी 1 मतलब 6, पॉइंट नंबर 6 लिखा है, अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आवर हार्मनीज। हमारा जो कल्चर है उसकी पहले तो आप वैल्यू समझो यार। बिना वैल्यू समझे आप कैसे उसे संभालोगे, कैसे उसे मतलब प्रोटेक्ट करोगे? सीधी सी बात। आपका घर है, आप रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई आकर कहे कि आपके घर के नीचे खुदाई काम करो, 10 फीट नीचे, 10 तो नहीं 100 फीट नीचे बहुत ही बड़ा खजाना है, फिर आप अपना घर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से संभालो।
वैल्यू समझे तो ना, तो हार्मोनियस कल्चर है उसे समझो पहले, फिर उसे प्रिजर्व करो विथ लव। है दूसरी ड्यूटी, मतलब 7 नंबर का पॉइंट क्या लिखा है, नेचर को प्रोटेक्ट करो, चाहे वो फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, बर्ड्स, वाइल्ड एनिमल्स, ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी जिंदा है, विथ काइंडनेस एंड कंपेशन, मतलब करुणा से सबको जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। एंड तीसरी और आखिरी ड्यूटी है, लास्ट ड्यूटी, मतलब 9 नंबर, 6 7 9 है ना, 9, प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करो। दंगा फसाद हुआ, कुछ ना हुआ, सरकारी करो को, मतलब सरकारी घर तो नहीं होता, ऑफिस वगैरह, बिल्डिंग्स वगैरह आग लगा दो, भैया हमारे पैसे से ही बनी है यार, उसे आग कहां लगाओ। से नो टू वायलेंस, हिंसा को छोड़ो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है ना। अब कंक्लूजन आया, नॉर्मल है ये, नेचर हैज क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स फॉर अस, इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू मेंटेन, प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट इट, द प्योरिटी, स्कैंटिटी एंड ब्यूटी ऑफ दिस प्लेसेस, सबको, सबकी ब्यूटी, सबकी प्योरिटी, सबकी स्कैंटिटी जैसी है वैसी बना के रखना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि नेचर ने हमें बना के दिया है तो हमें उसे संभालना तो चाहिए, है। इंडियन हेरिटेज इज द रिजल्ट ऑफ द पीपल्स ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ हुई, हमारी जो प्रोग्रेस हुई ओवर द टाइम, उसे ही कहेंगे हम इंडियन हेरिटेज, उसी का ये तो रिजल्ट है। ये हमने ग्रोथ नहीं किया होता, हमने प्रोग्रेस नहीं की होती, तो काहे का हेरिटेज, आज भी आधे मानव जैसे जिंदगी जी रहे होते। नेचर हैज जनरस डोनेटेड, नेचर ने जनरसली, उदार दिल से सब कुछ डोनेट किया है, क्या, प्रोस्पेरिटी, रिसोर्स, ब्यूटी, सब कुछ इंडिया को दिया। बिकॉज ऑफ इंडिया यूनिक नेचुरल स्ट्रक्चर की वजह से द कंट्री रिसीव्ड अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज, हर एक फील्ड में हमें बहुत ही अपॉर्चुनिटीज मिली। एंड सो इंडियाज हेरिटेज इज नॉट जस्ट ओल्ड बिल्डिंग्स और टेम्पल्स, हमारे पुराने बिल्डिंग, हमारे पुराने टेम्पल्स, they are not just heritage, though it is combined progress of people, it is combined progress of people, it is combined progress of people in social, economic, political and cultural life. उन सब में जो प्रोग्रेस हुआ वो भी हेरिटेज है, जस्ट नॉट बिल्डिंग्स एंड टेम्पल्स, राइट। इसी के साथ चैप्टर हो गया यहाँ पे, टाटा बाय बाय फिनिश। फर्स्ट चैप्टर हमने खत्म कर दिया, 3 मार्क का ये चैप्टर है, 2 सेक्शन बी के 2 सवाल यदि आप अटेम्प्ट कर लेते हो ये चैप्टर बन जाता है 5 मार्क का। कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, 1 मार्कर कैसे पूछे जाएंगे, मैच द पेयर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, वो सारी बातें मैंने ये चैप्टर में कर दी। फिर से बता देता हूँ, ट्यूसडे एंड थर्सडे शाम को 6:30 बजे मैं काम करूंगा आपके साथ। फर्स्ट फ्लाइट के लेक्चर्स नहीं आएंगे इंग्लिश के, वो एप्लीकेशन में सारे दिए गए हैं, ठीक है। पर उसे शॉर्ट में समझने की आपको भी, ग्रामर सारा कुछ आएगा, ग्रामर का लेक्चर आएगा, उसका टाइम टेबल आपको मिलेगा, वीक वंस अ वीक ग्रामर पूरा जो भी पूछा जाता है इंग्लिश का वो सारा करवाऊंगा, पर ओनली लाइव। रिकॉर्डेड देखना है वीडियो तो सब सारे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, मेरी चैनल में, मेरी एप्लीकेशन में हर्ष वारसी में आपको मिलेंगे, सिर्फ 1500 में इंग्लिश एसएस कंप्लीट कॉम्बो पैक आपको मिल जाएगा, सारा मटेरियल, पीडीएफ सब साथ, ठीक है गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। चैप्टर दूसरा हम शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मौज करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स की वगैरह वगैरह पीडीएफ चाहिए तो कोर्स इज अवेलेबल, राइट गाइस। चलो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।